हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये तुम्हारे ग्रुप टू ECIPL जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का पार्ट है। एंड इसके अलावा जो बाकी चार चैप्टर्स हैं पार्ट बी में, वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के रिवीजन करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक ही तू सा कमेंट छोड़ देना कि कैसा लगा। ठीक है, इसको मैं अपने शॉर्ट नोट से करवाऊंगा, क्योंकि इसमें जो मॉड्यूल में लैंग्वेज दी हुई है बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी टिप पे होगा ट्रेडमार्क एक्ट, मतलब तुम भाई मास्टर हो जाओगे ट्रेडमार्क एक्ट का। और ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं ये नोट्स डाल दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और उसके साथ साथ थोड़े बहुत ट्रेडमार्क के रूल्स 2017। ये दोनों कनेक्ट करके हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे मैंने ट्रेडमार्क को TM लिखा है क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। तुम भी रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म, बट एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, वहाँ तुमको पूरा ट्रेडमार्क लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो मैं अभी यहाँ पे कुछ इमेजेस बना रहा हूँ। वो इमेजेस देखकर मुझे तुम बताओगे कि ये इमेज किनके हैं। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग खराब है बट मैनेज कर लेना। चलो पहला इमेज, चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड एक और। ठीक है, तो ये 5 इमेज है। क्या तुम गेस कर पाए कि ये इमेज किनके? अगर तुम नहीं कर पाए तो भाई तुम दुनिया देखे वेखे नहीं हो क्या? मतलब आसपास रोड पे चलते हो तो एकदम ऐसे सीधा। ये है नाइकी के, नाइकी का माल। और बेसिकली नाइकी क्या करता है? जूते बनाती है। वैसे क्लॉथिंग में भी है बट बेसिकली नाइकी क्या करता है? शूज बनाता है। ये तो भाई सबने देखा है, गूगल। मोबाइल खोलो भाई, दिन भर तो गूगल देखते रहते हो। ये क्या है? ये है सैमसंग। ठीक है, ये क्या है? ये आई थिंक तुमने गेस नहीं किया होगा, एडिडास। एडिडास। और ये तो भाई सबने गेस कर लिया होगा, आईफोन बोले तो एप्पल। तो ये इमेजेस देखकर हम लोग कंपनी क्या काम करती है, मतलब किस गुड्स में डील करती है, कौन सी कंपनी है, वो हम लोग बता पा रहे हैं इस मार्क को देखकर। बेसिकली ये जो मैंने फिगर्स बनाए, इन फिगर को ही तो हम लोग मार्क बोलते हैं। ये मार्क ही तो है एक तरह से। एंड इसी मार्क का यूज कहाँ पे हो रहा है? बिजनेस में। ऑब्वियस सा बात है, ये सब जो यूज हो रहे हैं ये सब कहाँ हो रहे हैं? बिजनेस में हो रहे हैं। आडिडास जो है वो जूते बना रहा है, वो कपड़े बना रहा है, और उसके हर कपड़े और जूते में तुम्हें ये लोगो देखने को मिलेगा, ये मार्क देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये मार्क जो है वो ट्रेड के लिए यूज हो रहा है, ट्रेड के लिए यूज हो रहा है, और इसी मार्क को हम लोग ट्रेड मार्क। अब मीनिंग समझ में आया कि ट्रेड मार्क क्या होता है? जब कोई मार्क ट्रेड में यूज हो तो उसको ट्रेड मार्क बोलते हैं। ऑब्वियस बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रेड मार्क क्या है। एंड ये सारे मार्क ना हम लोग रियल लाइफ में देखते आ रहे हैं। रियल लाइफ में भाई सबने देखा है ये मार्क, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, एक ना एक तो देखा ही होगा। तो यही होता है ट्रेड मार्क। बट ये तो हो गया नॉर्मल जनरल डिफिनेशन की ट्रेड मार्क ये हुआ। बट एक्चुअली में ट्रेड मार्क का मतलब क्या होता है वो देखो। एक्चुअली में ट्रेडमार्क का डिफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ZB के अंदर। वो क्या बोलता है? ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा मार्क है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है, उसके साथ साथ वो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स एंड सर्विस को फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विस। एंड थर्ड वन इज उसका पर्पस है कोर्स ऑफ ट्रेड में यूज होने का, और कुछ पर्सन के पास राइट होता है इस मार्क को यूज करने का। अब चलो इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला ट्रेडमार्क वो मार्क है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है, ये तो हम लोग समझ गए कि ग्राफिकली हम लोग उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो अच्छा वाला बोला वो कि डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी इसका अगर इजी वर्ड में मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एग्जाम्पल बोलो। चलो देखो,
कल का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कल का मैं मॉल गया था एंड मॉल में मेरे को एक जूते लेने थे, शूज़। तो मैं मॉल गया तो मैंने शूज़ के कंपार्टमेंट में मैं जैसे गया, अभी कैसा जूता है, अच्छा हुआ भाई आर्टिस्ट नहीं बना मैं कल मॉल गया एंड मॉल में मैंने एक जूता देखा, ठीक है। चलो यहाँ मैंने दो जूते देखे, एक जूते के ऊपर ऐसा साइन था और दूसरा जूता के ऊपर साइन नहीं था। मैंने मॉल में देखा और मैंने फट से ये वाला जो है सेलेक्ट कर लिया। अब इसका रीज़न तुम बताओ, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है, ये कंपनी का नहीं था, मतलब ये फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी ऐसा था। और इस पर डायरेक्टली मेरे को ये मार्क दिखा और ये मार्क से मैं समझ गया कि ये नाइकी के शूज़ हैं। ये मार्क देखते ही मैं समझ गया अच्छा ये तो नाइकी के शूज़ हैं। तो क्या ये मार्क डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, यानी एक गुड्स एंड सर्विस जिसके ऊपर ये मार्क है वो गुड्स एंड सर्विस को अलग दिखाता है बाकी गुड्स एंड सर्विस के से जिसमें ये मार्क नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, किसी कपड़े में आडिडास के ऐसे साइन लगे हुए हैं तो वो कपड़ा बाकी कपड़ा से अलग हो गया। डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन किया, ये मार्क। तो यही पे यहाँ पर बोल रहा है ट्रेडमार्क के डिफिनेशन में कि एक ऐसा मार्क जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है, बिजनेस में यूज होता है कोर्स ऑफ ट्रेड में, और वो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स एंड सर्विस को फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्या है, सम पर्सन हैव राइट टू यूज द मार्क। अब इसका समझो, इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें आईपीआर का कॉन्सेप्ट समझना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आखिर ये होते क्या है, तो देखो लेट सपोज ये मैं हूं एंड मैंने अपने माइंड का यूज करके एक मार्क क्रिएट किया। लेट सपोज मैंने यही मार्क क्रिएट किया, ठीक है। मैंने अपने माइंड का यूज किया और मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोडक्ट में क्या कौन सा सिंबल लगाऊंगा, कौन सा मार्क लगाऊंगा। तो मैंने भाई 10 दिन लगाए, 10 दिन पूरा दिमाग लगाया एंड दिमाग लगाने के बाद मेरे को ये साइन समझ में आया और मैंने ये साइन प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यूज़ करने लगा और यूज़ करते करते ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और फेमस हो गया, इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इस मार्क का अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट पे यूज़ कर लेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है मेरे से कनेक्शन दिखाएगा, यानी इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो ऑब्वियस सा बात है फ्यूचर में जाकर हो सकता है कि कुछ लोग इस मार्क का इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। हो सकता है स्ट्रगल करूं मैं एंड प्रॉफिट कमाए कोई और। तो यहाँ पे वही वाली बात है। तो यहाँ पर आईपीआर बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई क्रिएशन ऑफ माइंड है, ये बेसिकली ये मार्क मेरा माइंड का क्रिएशन है, तो मेरे को एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा कि इस मार्क को सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट लाइन जो है वो यही बात बोल रहा है कि सारे पर्सन के पास राइट नहीं होता, कुछ पर्सन जिसने इस मार्क को क्रिएट किया या फिर जो ऑनर है इस मार्क का, उसने जो है बेसिकली किसी को कंसेंट दे दिया कि तू यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसी के पास है ये मार्क यूज़ करने का। आज मैं एक जूते बनाने की कंपनी खोलूँ और खोलते के साथ जो मेरे जूते हैं उसमें मैं ये नाइकी वाले मार्क यूज़ करने लगूँ, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, लोग खरीदेंगे, ट्रस्ट करेंगे। बट क्या मैं ये मार्क यूज़ कर सकता हूँ? द आंसर इज़ नो, मैं यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मार्क का यूज़ करने का राइट मेरे पास नहीं है। ये मार्क किसी और के माइंड का क्रिएशन है एंड बिना उससे पूछे मैं ये मार्क यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका इंटेंजिबल एसेट्स है। समझ में आया पूरा आईपीआर और ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट? बस यही है ट्रेडमार्क का डिफिनेशन, ठीक है। ट्रेडमार्क है क्या? नॉर्मली तो हम लोग समझते हैं एक ऐसा मार्क जो ट्रेड में यूज़ होता है और वो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स एंड सर्विस को। बट डिफिनेशन जो है वो ये बोलता है। एंड डिफिनेशन याद कैसे करना है? तो देखो इसको मैंने एक एक्रोनिम से याद किया है। ट्रेडमार्क मतलब GDP, G से ग्राफिकली, D से डिस्टिंग्विश और P से पर्पस। तो अगर एग्जामिनेशन में अगर तुम भूल जाओ कि ट्रेडमार्क का डिफिनेशन क्या था, तो बस याद रखना कि ट्रेडमार्क GDP, ठीक है। अब ऊपर आते हैं थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट पे, ट्रेडमार्क का फंक्शन क्या क्या है। मतलब ये जो मार्क मैंने अभी इतने सारे दिखाए तुम्हें वो सारे ट्रेडमार्क थे, तो उन ट्रेडमार्क के फंक्शंस क्या हैं? तो इसका भी मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, AB का IQ। क्या बनाया है मैंने? AB का IQ। इसका मतलब समझो, A फॉर एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विस,
वो मार्क जहां भी यूज हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विस का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। नाइकी के मार्क अभी मैं यहाँ पीछे लगा दूं, क्या मैं एडवर्टाइज कर दूंगा नाइकी के? ऑब्वियस सा बात है भाई, मार्क देके ही समझ में आ जाएगा अच्छा नाइकी के एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद बी, ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाता है, मार्क से उसका ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाता है। मतलब एडिडास के जो वो मार्क है, वो आईफोन एप्पल के पीछे जो वो कटा हुआ एप्पल का मार्क रहता है, क्या उससे ब्रांड इमेज क्रिएट हो गया? बिल्कुल भाई, देखते के साथ लोग बता देंगे। एंड उसके बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस को। मैंने बताया मैं कल मॉल गया था, एंड मैंने शूज़ परचेस करने के लिए मैं जब शूज़ काउंटर की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा दूर से ही कि एक शूज़ है, उसके ऊपर ऐसा टिक मार्क लगा हुआ है। मैंने दूर से ही देख के बोला अच्छा ये तो नाइकी के शूज़ हैं। ये किसके शूज़ है? नाइकी के शूज़ है। यानी मैंने वो मार्क देखकर बिना पढ़े दूर से ही बता दिया अच्छा ये इस कंपनी का है। यानी ये मैं आइडेंटिफाई कर पाया क्योंकि मैंने ट्रेडमार्क देखा, ठीक है। एंड लास्टली गारंटी क्वालिटी। कल की बात है, मैं दुकान से आ रहा था एंड मैंने एक दुकान में बोला कि मेरे को नमक चाहिए, ठीक है। उन्होंने 2 पैकेट मेरे को नमक का दिया। एक पैकेट दिया जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं था, बेसिकली हो सकता है लोकल मार्केट के होंगे। एंड एक मेरे को टाटा नमक दिया, टाटा सॉल्ट, उसमें टाटा का मार्क था। तो भाई मैंने आंख बंद करके टाटा का सॉल्ट उठाया। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने बोला अपने दोस्त को भी कि भाई टाटा है तो क्वालिटी का गारंटी है। यानी वो टाटा का जो मार्क है वो देखते के साथ मैंने समझ लिया ये टाटा का है, एंड टाटा है तो मतलब क्वालिटी का गारंटी है। तो ट्रेडमार्क के ये सारे फंक्शन हैं, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा और बेसिक्स पे आ जाते हैं कि ये एक्ट कब आया। तो 1999 में आया। क्यों आया? प्रोटेक्शन देने, तुम्हारा ट्रेडमार्क है सिर्फ तुम यूज़ कर सको इसलिए आया। एंड कहाँ तक अप्लीकेबल है ये एक्ट? तो पूरे इंडिया पे लगता है। उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करना, ये ऑब्वियस सा बात है। अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क कोई कॉपी कर लेता है तो फिर तुमको रिलीफ भी देगा ये एक्ट। बस सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हम लोग आते हैं। मैं यहाँ कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया। मैं एक कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाऊंगा, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। इंडिया में कितने तरह के ट्रेडमार्क होते हैं? अभी जितना मैंने तुम्हें मार्क दिखाया वो सब बेसिकली सिंबल है, सिंबल है। लेकिन इसके अलावा क्या और भी तरीके के ट्रेडमार्क हो सकते हैं? द आंसर इज यस। कोई भी नेम का ट्रेडमार्क हो सकता है। इसका एक एग्जांपल दे दो, टाटा। क्या टाटा एक नेम है? हाँ, और इसका ट्रेडमार्क है, बिल्कुल। उसके अलावा कोई इन्वेंटेड वर्ड, तुमने कोई यूनिक इन्वेंटेड वर्ड बनाया है तो उसका भी तुम्हें ट्रेडमार्क मिलेगा। एग्जांपल जोमेटो। जोमेटो वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, पहले कभी ये था भी नहीं। एक नया मतलब जो इसका ऑनर है उसने अपने दिमाग से ये वर्ड बनाया और इसका ट्रेडमार्क मिला उसको। कोई भी लेटर या न्यूमेरिकल के कॉम्बिनेशन, लेट सपोज मैं फ्यूचर में जाकर कोई इंस्टीट्यूट खोलता हूँ इनसाइट 100, तो क्या मेरे को इसका ट्रेडमार्क मिल सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि ये लेटर का कॉम्बिनेशन है। बस हाँ, ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, किसी और से कॉपी नहीं होना चाहिए बस। एंड सिंबल्स वगैरह, कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर वगैरह, मोनोग्राम्स वगैरह, ये सब का भी ट्रेडमार्क मिलेगा। ये सब तो अभी हम लोग ने देखा भी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडमार्क क्या होता है, समझ गए। ट्रेडमार्क कितने तरह के होते हैं ये भी समझ गए। अब ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कैसे करना है अब हम लोग ये समझेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 18 आता है। सेक्शन 18 क्या बोलता है? जो प्रोप्राइटर होंगे, प्रोप्राइटर कौन होते हैं? ऑनर। ट्रेडमार्क के जो ऑनर होते हैं वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को, राइटिंग में लिखकर कि भाई देख मेरे को अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ऑब्वियस सा बात है वो फीस देंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे सेवरल क्लासेस बटे हुए हैं, उन क्लासेस के अंडर ये एप्लीकेशन जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं हूं ना भाई, टेंशन क्यों लेते हो, अभी समझाता हूँ तुम्हें। ये मैं हूं, लेट सपोज मी, एंड मेरा 2 बिजनेस है। एक है एजुकेशन के रिलेटेड, दूसरा है शूज बनाने के रिलेटेड, ठीक है। मेरा 2 बिजनेस है एंड मेरे पास 2 मार्क भी हैं। शूज बनाने के लिए मैंने ऐसा मार्क कुछ यूज़ किया है एंड मैंने एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा मार्क यूज़ किया है, ठीक है। ये 2 मार्क है। एजुकेशन वालों के लिए मैं ये मार्क यूज़ करता हूँ एंड इस बिजनेस के लिए मैं ये मार्क यूज़ करता हूँ। अब मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है ट्रेडमार्क का, तो मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रार के पास जाऊँगा और रजिस्ट्रार को बोलूँगा कि देखिए भैया मेरे ये 2 मार्क है, रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्ट्रार पता है क्या बोलेगा? अच्छा ये बताओ ये मार्क किस गुड्स एंड सर्विस के रिस्पेक्ट में तुमको रजिस्टर करवाना है और ये मार्क तुम्हें किस गुड्स एंड सर्विस के रिस्पेक्ट में रजिस्टर करवाना है।
तो फिर मैं बोलूँगा ये वाला जो है मेरे को एजुकेशन पर्पस के लिए रजिस्टर करवाना है, और ये वाला मेरे को जो है वो शूज़ वाले बिजनेस के लिए रजिस्टर करवाना है। यानी मैं बोल क्या रहा हूँ समझो, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस को क्लासीफाई किया हुआ है, यानी ग्रुप्स में बांटा हुआ है। अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क इस गुड्स एंड सर्विस के रिस्पेक्ट में डील करता है, जैसे कि नाइकी के वो जो टिक है वो शूज़ एंड क्लॉथिंग के बिजनेस में डील करते हैं, तो नाइकी जो रजिस्टर करवाने जाएगा रजिस्ट्रार के पास, वो बोलेगा कि मेरा ट्रेडमार्क शूज़ एंड क्लॉथिंग के रिस्पेक्ट में जो है डील करता है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन शूज़ एंड क्लॉथिंग के अंडर दे दीजिए, यानी उसके अंडर तुमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेवरल क्लास का मतलब यही है कि किस क्लास में तुम्हारा ये आता है, तुम्हारा जो ट्रेडमार्क किस क्लास में आता है, उस क्लास के अंडर ही तुमको अप्लाई करना पड़ता है। अब इसका यहाँ पे एक सेक्शन कनेक्ट होता है, चलो देखो सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड रूल 20। ठीक है, रजिस्ट्रार ने जो है ना एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस का, और वो क्लासिफिकेशन जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर दिया हुआ है और बांटा हुआ है गुड्स एंड सर्विस को, कि अगर तुमको इस गुड्स के रिस्पेक्ट में ट्रेडमार्क चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है जो, और ये लिस्ट पब्लिश है, तुम्हारा होमवर्क है तुम खोज के आना। ठीक है, ये लिस्ट तुम सर्च करोगे, जैसे सर्च करोगे गूगल पे तुमको मिल जाएगा। अब अप्लीकेंट जो है वो सेल्फ अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सेल्फ अप्लाई करेगा कि मेरा इस क्लास के अंडर ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो टोटल 45 क्लासिफिकेशंस किया गया है, 1 से 34 गुड्स को दिया गया है एंड 35 से 45 सर्विसेज को दिया हुआ है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, एजुकेशन के रिलेटेड अगर तुम्हें कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, इसका एक एग्जांपल दो, पीडब्ल्यू का ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर है, पीडब्ल्यू को तो सब जानता है। उसके अलावा एक अनूप जैन क्लासेस है, उनका भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ये सब क्लास 41 के अंदर आता है, यानी इन्होंने जब अप्लाई किया होगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क का, तो उन्होंने क्लास 41 के अंदर अप्लाई किया होगा जिसमें एजुकेशन आता है। आप समझ में आया ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन क्या हुआ। चलो अब पूरा डिटेल प्रोसेस समझते हैं कि ट्रेडमार्क अप्लाई होता कैसे। चलो आप डिटेल प्रोसेस समझते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ देख लो कौन अप्लाई करेगा ट्रेडमार्क का। ये तो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो ऑनर होगा ट्रेडमार्क का वही तो सब कुछ फाइल करेगा रजिस्ट्रार को, वही तो बोलेगा कि मेरा ट्रेडमार्क है, मेरे को रजिस्टर करवाना है। सिंपल सा लॉजिक है, क्या है इसमें प्रोसेस। देखो सबसे पहले प्रोप्राइटर राइटिंग में अप्लीकेशन फाइल करेगा रजिस्ट्रार को। ठीक है, और अप्लीकेशन में सारा डिटेल रहेगा, और अप्लीकेशन किस फॉर्म में जाता है पता है, TMA के फॉर्म में। और TMA मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो ये है फॉर्म TMA, और इसी को तुम फिल करोगे एंड फिल करके तुम रजिस्टर करोगे। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा तुम्हारा मार्क कैसा है वो तुमको बताना है, अप्लीकेंट का नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ईमेल प्रूफ, कोई एजेंट है तो उसका नाम वगैरह, तो ये बेसिकली तुम्हें फिल करके भेजना होता है रजिस्ट्रार को अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये हो गया TMA, ये भी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, देखना पूरा। ठीक है, चलो और बेसिकली अब ये ऑनलाइन ही होता है, 98% लोग ऑनलाइन ही करते हैं। पता नहीं किनको मज़ा आता है ऑफलाइन करने में। ऑफलाइन करने में दिक्कत ये होता है कि फिर से उसको डिजिटलाइज ही किया जाता है बाद में जाकर। ठीक है, उसके बाद वो जो एप्लीकेशन आया उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है एग्जामिनर के पास, और एग्जामिनर उसको चेक करता है और एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट को फिर वो एग्जामिनर कंट्रोलर को भेज देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जामिनर कंट्रोलर ना पूरा चेक करता है कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट होता है वो यहीं होता है। ठीक है, अब अगर उसको सब कुछ सही लगा कि हाँ भाई एकदम सही है, तो वो एक ट्रेडमार्क जर्नल, एक तरह से एडवर्टीजमेंट है, सरकार का एडवर्टीजमेंट करने का जरिया है, उसमें ये पब्लिश कर देता है। और ये पब्लिश पता है कितने महीने के लिए रहता है, 4 महीने के लिए पब्लिश रहता है। अब यहाँ पे पब्लिश इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी पब्लिक को अगर दिक्कत है कि नहीं यार ये ट्रेडमार्क मेरा कॉपी है, यानी ये ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होना चाहिए, अगर किसी पब्लिक को ऑब्जेक्शन रेस करना है तो इन 4 मंथ के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेस कर देना है। अगर 4 मंथ खत्म हो गया, ऑब्जेक्शन नहीं आया पब्लिक से, तो ऑटोमेटिकली 4 महीने खत्म होने के बाद ये रजिस्टर हो जाएगा और ट्रेडमार्क में फॉर्म 2 मिल जाएगा, यानी ट्रेडमार्क तुम्हारा रजिस्टर हो जाएगा और तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म 2 के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिशन आ गया
मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन रेस कर दिया, तो ऑब्वियस सा बात है हियरिंग बुलाएंगे। हियरिंग में अगर अपोजिशन जीत गया तो तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होगा, और अगर अप्लीकेंट जीत गया तो तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। बेसिक सी बात है। अब इधर आ जाओ, क्या प्रोसेस खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, इसका एक बार तुम मॉड्यूल से लैंग्वेज पढ़ना, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन अब ये पढ़ने के बाद तुम समझ पाओगे। अब मान लो एग्जामिनर कंट्रोलर ने अप्रूव ही नहीं किया, तब तो एग्जामिनर कंट्रोलर को लगा कि अरे कुछ डिफेक्ट है, तो एग्जामिनर कंट्रोलर जो है वो एप्लीकेशन रिटर्न कर देगा अप्लीकेंट को, और अप्लीकेंट को बोलेगा कि देख इसमें ये गलती है, इसको ठीक करके मेरे को दे। तो वो ठीक करके दे सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया, ठीक करके डिफेक्ट ठीक करके नहीं दिया, तो ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई आया तो फिर वापस से एग्जामिनर कंट्रोलर चेक करेगा, सही लगा तो वो अप्रूव करके वापस से ट्रेडमार्क जर्नल में डाल देगा। और या फिर एक हियरिंग भी बुला सकता है, उस हियरिंग में तुम्हारी बात भी सुन सकता है अगर उसको कुछ पूछना वगैरह रहेगा, और फिर डिसाइड करेगा कि अप्रूव करना है या अप्रूव नहीं करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है किसी भी बेसिस पे, तो तुम्हारे पास कोर्ट में जाने का राइट है, अपील तुम फाइल कर सकते हो। एक छोटा सा बात जो एग्जाम में नहीं आएगा बट इम्पॉर्टेंट है, जब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तुम्हारा ट्रेडमार्क के ऊपर इस तरह TM लिखा हुआ आएगा, और जिस दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म 2 तुमको मिल गया, वो 4 महीने के खत्म होने के बाद तुम्हारे ट्रेडमार्क के ऊपर R आ जाएगा। ठीक है, यानी वो अब रजिस्टर हो चुका है। आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं। ये पूरा हमने कर लिया, एंड यहाँ तक हमने कर लिया है, ये पूरा हमने कर लिया। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेडमार्क एजेंट पे। सेक्शन 145 डील करता है। अगर इसके सेक्शंस तुम्हें याद नहीं होते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे ट्रेडमार्क का डिफिनीशन वाला, और आगे भी मैं बताऊंगा, एक सेक्शन 29 है, वो सब मैं बता दूंगा, वो सब एटलीस्ट याद कर लेना भाई। अब देखो, जो एप्लीकेशन फाइल होता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन फाइल होता है, वो बेसिकली एक ट्रेडमार्क एजेंट ही फाइल करता है। क्योंकि भाई किस क्लास में तुम्हारा गुड्स वगैरह आएगा, सर्विस आएगा, वो भाई वही पता करके तुम्हें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कौन करता है? तो एजेंट फाइल करता है। अब ये एजेंट है कौन? तो 3 आदमी को एजेंट बोला गया है। पहला, जो लीगल प्रैक्टिशनर है उसको एजेंट बोला गया है, और उसके अलावा दूसरा, कोई पर्सन जो ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर रजिस्टर एज ट्रेडमार्क एजेंट, तो वो भी ट्रेडमार्क एजेंट हुआ। और तीसरा, कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है और वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको भी हम एजेंट बोलेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो है ट्रेडमार्क एजेंट, उसको रजिस्टर होना पड़ता है इस एक्ट के अंदर अगर उसको एज अ ट्रेडमार्क एजेंट एक्ट करना है। बट अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है और वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सिर्फ ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे एक टाटा का फुल एम्प्लॉयमेंट में है और उसको लीगल नॉलेज है, मान लो तुम टाटा में चले गए, टाटा ने बोला कि हमें ये ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है, तो तुम्हें ट्रेडमार्क एजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली टाटा का फाइल कर सकते हो। बट अगर तुम्हें एज अ ट्रेडमार्क एजेंट बनना है, यानी तुम दुनिया के हर लोगों के, जो भी लोग आए, तुम उन सब के ट्रेडमार्क को फाइल करना चाहते हो, तो भैया तुमको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क एजेंट के। ठीक है, और यहाँ पे रूल 144 लगता है, वो बोलता है कि अगर तुम्हें ट्रेडमार्क एजेंट बनना है तो तुम्हें सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, तुम्हारा एज 21 ईयर होना चाहिए, एंड तीसरा, या तो तुम CS होने चाहिए, या तुम एडवोकेट होने चाहिए, या तुम ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। बट अगर तुम सिर्फ ग्रेजुएशन पास हो तो तुम्हें एक एग्जामिनेशन भी देना होगा अंडर रूल 148, यानी CS वालों को नहीं देना, नहीं देना। देख लो, लोग बोलते हैं कि यार CS के काम ही क्या है, यहाँ है हमारा काम। और एक बात मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक PCS प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी 10,000 चार्ज करता है एक ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए, अप टू 10 की। ठीक है, एंड एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर तुम 10 ट्रेडमार्क कर लेते हो एक ही मंथ में, तो भाई कैलकुलेशन कर लो तुम, पैसे कहाँ से आएंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा, अगर तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का कोई इज्जत नहीं है, तो तुम्हें एग्जामिनेशन निकालना होगा, और तुम फिट होने चाहिए रजिस्ट्रार के द्वारा कि हाँ भाई पागल आदमी नहीं है। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तुम रजिस्ट्रार को TMG फाइल करोगे। ठीक है,
एंड डीएमजी जो है वो उसमें सारा इन्फो रहेगा तुम्हारे बारे में कि तुमने सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल किए हैं या नहीं, और सब कुछ जो जाएगा वो डुप्लीकेट जाएगा, यानी 2 कॉपी जाएगा, 2 कॉपीज ईच जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट दो रहे हो 2 कॉपी दोगे सबका, क्यों? क्योंकि एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार रिटेन कर लेगा और एक जो है एग्जामिनेशन के लिए सेंड कर देगा। ये पेज भी तुम्हारा हो गया ओवर, ठीक है। अब वापस हम ऊपर आते हैं, वापस से ऊपर आते हैं पहले पेज में, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया सब कुछ। अब एक होता है सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। अब ये क्या है भाई? तो देखो, हमें ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है? कभी कभी ना जो ट्रेडमार्क है उसके अलावा, यानी इन एडिशन बोल रहा हूँ, ट्रेडमार्क के अलावा गुड्स को सर्टिफाई करवाया जाता है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि ये गुड्स का जो है क्वालिटी अच्छा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। एक एग्जांपल देना, हॉलमार्क। कभी गोल्ड खरीदने गए हो, गोल्ड में तुम्हें हॉलमार्क दिखता होगा, ठीक है। अगर वो हॉलमार्क किसी गोल्ड में है तो माना जाता है कि वो गोल्ड प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी गोल्ड में वो हॉलमार्क नहीं है तो हो सकता है वहाँ घपलाबाजी हो। तो यहाँ पर जो हॉलमार्क है उस गोल्ड में, वो बेसिकली क्या है? सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क है। इसका और एग्जांपल दो, एक ISI मार्क होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, एक होता है एग मार्क खाने पीने के खाने में, खाने पीने के खाने में मतलब खाने पीने के मटेरियल में। तो ये सब बेसिकली क्या है? ये सब सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क है। ये किसी एक को नहीं मिलता है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा कि मैं अपने ट्रेडमार्क को सर्टिफाई करवाना चाहता हूँ, मैं अपने गुड्स को सर्टिफाई करवाना चाहता हूँ, तो मेरे को सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क का मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक ऐसा मार्क जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंग्विश करता है जो सर्टिफाइड नहीं है। अब ऐसा बात है, जो सर्टिफाइड ट्रेडमार्क है उनको ज़्यादा लोग वैल्यू करेंगे, और ये मार्क जो है क्वालिटी, एक्यूरेसी, कैरेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में बताता है। अब यहाँ पे तुम सेक्शन 69 से 78 लगता है। चलो आगे पढ़ते हैं, इसके नीचे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, वो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, एक ऐसा मार्क जो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स एंड सर्विस को इन कोर्स ऑफ ट्रेड बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, ऑरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अदर गुड्स जो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। सेक्शन 69 से 78 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क, यानी अगर तुमको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो तुमको सेक्शन 69 से 78 पढ़ना होगा। क्या हमारे सिलेबस में नहीं, बस यही रेफरेंस दिया हुआ था, तुम्हें भी एग्जाम में बस ये रेफरेंस दे देना, ठीक है। इसका पर्पस है कि सर्टिफाइड करवाना है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से, एंड ये जो है इन एडिशन मिलता है। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके अलावा तुम सर्टिफिकेशन के लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, ये दोनों मार्क तो तुम्हें बहुत सारे जगह दिखेंगे। अभी घर में जाकर देखना कि कितने कितने प्रोडक्ट में ये सारे मार्क हैं भी या नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क समझ गए हम लोग। अब आगे वापस हम पीछे जाते हैं, पीछे हम लोग जाते हैं वापस। ये पॉइंट, ये पेज भी पूरा खत्म हो गया। चलो अब आ जाता है एक वेल नोन ट्रेडमार्क। ये क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, वेल नोन, यानी एक ऐसा ट्रेडमार्क जो पब्लिक में इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल सेगमेंट बन चुका है कि भाई अगर उसका सिर्फ हम नाम ही यूज़ कर लेना तो लोग समझ जाएंगे अच्छा ये जरूर इस कंपनी का होगा। जैसे गूगल, आज अगर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलूँ गूगल इंस्टीट्यूट नाम से, क्या लोग नाम सुन के ही बोलेंगे यार ये जरूर गूगल ने खोला होगा? क्यों? क्योंकि गूगल का नाम हमारे पब्लिक में इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि पूछो मत कितना फेमस हो गया। तो ये होता है वेल नोन ट्रेडमार्क। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा ट्रेडमार्क वेल नोन हो चुका है तो तुम जो है इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और रजिस्ट्रेशन के लिए तुम TMM में फाइल करोगे, रजिस्ट्रार चेक करेगा कि तुम्हारा मार्क वेल नोन ट्रेडमार्क है या नहीं है। अब अगर तुम्हारे मार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क को डिक्लेयर कर दिया जाए तो भैया तुमको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा राइट्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को नहीं मिलते, ठीक है। मान लो मैंने कोई एक ट्रेडमार्क बनाया एंड उसका अभी रजिस्ट्रेशन करवाया, बट अभी मेरा ट्रेडमार्क वेल नोन नहीं है, पूरा दुनिया कहाँ कोई जान रहा है, तुम भी नहीं जान रहे होगे। लेकिन मान लो 5 साल बाद वो ट्रेडमार्क सब्सटेंशियल बन चुका है अमॉन्ग पब्लिक, तो मैं फिर एक एप्लीकेशन फाइल करूँगा TMM में,
और बोलूँगा कि रजिस्ट्रार देख, अब मेरा मार्क सब्सटेंशियल बन चुका है, तो अब मेरे को वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये एक परमिटेड यूज़ का डिफिनीशन है, मॉड्यूल में है, बहुत छोटा सा है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, तो एक बार बस मॉड्यूल से पढ़ लेना, ठीक है। ये पेज भी तुम्हारा ख़त्म हो गया। एंड वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी डिटेल में करने वाले हैं। चलो 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 चलो। कलेक्शन सर्टिफिकेशन, देते हैं 23 पेजेस के नोट्स हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भाई फोटो उसमें नहीं दिया है क्या? एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको, मेरे को कॉपी निकालनी है, मेरे नोट्स की कॉपी कहाँ है? शायद उसने दिया नहीं है क्या, ऐड नहीं किया, या मेरे को मिल नहीं रहा। मिल गया, चलो। हाँ ये रहा, डिटर्मिनेशन ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क। अब एक वेल नोन ट्रेडमार्क का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, मतलब सरकार कैसे फाइंड करेगा कि वेल नोन ट्रेडमार्क है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 लगता है, रजिस्ट्रार ये सब चीज़ देखेगा कि तुम्हारा रिकॉग्निशन क्या है पब्लिक में तुम्हारा मार्क का, एंड तुम्हारा क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो तुम, कहाँ कहाँ प्रमोशन कर रहे हो, कहाँ तुमने रजिस्ट्रेशन किया है। और देखेगा कि कोई सक्सेसफुल इन्फोर्समेंट तो नहीं हुआ है, मतलब कोई कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन तो नहीं दिया कि यहाँ इसका मार्क सब्सटेंशियल है, तो ये सब कुछ चेक करेगा रजिस्ट्रार। उसके अलावा रजिस्ट्रार एक और चीज़ चेक करेगा कि नंबर ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल कंज्यूमर कितना है, कितना परसेंट तुम्हारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, एंड जो तुम्हारा बिजनेस सर्किल है वो किस गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा है। तो बेसिकली ये सारे ग्राउंड्स रजिस्ट्रार चेक करेगा, और अगर सेटिस्फाई हो गया तो या तो कोर्ट या रजिस्ट्रार तुम्हारे मार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर कर देगा। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, रेलेवेंट सेक्शन ऑफ पब्लिक जब चेक होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम लोग कंज्यूमर्स चेक होंगे, नहीं नहीं नहीं। मान लो कोई ऐसा कंपनी है जिसके कंज्यूमर दूसरे कंपनी है, मान लो एक मोबाइल बनाने वाला कंपनी है, एंड उसमें मोबाइल बनाने में उनको ज़रूरत पड़ेगा सेमी कंडक्टर का। अब सेमी कंडक्टर सिर्फ एक ही कंपनी देता है जिससे सारे कंपनी परचेस करते हैं, तो हम वो सेमी कंडक्टर कंपनी को थोड़ी जानते होंगे, हम तो सिर्फ मोबाइल कंपनी को जानते होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि सेमी कंडक्टर कंपनी वेल नोन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंज्यूमर में यहाँ पर सिर्फ ये पब्लिक का बात नहीं हो रहा, अगर B2C है, B2B है, तो B2B में वहाँ B2B देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, एंड इसी के साथ तुम्हारा वेल नोन ट्रेडमार्क खत्म हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वेल नोन ट्रेडमार्क में तुम्हें ये सारे कंडीशन नहीं देखने, यानी ये इरेलेवेंट है, यानी इनको नजर ही नहीं देना, बोलना है चल हट जा भाई, साइड हट। कौन कौन से, अगर कोई ट्रेडमार्क सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सब नहीं देखना, अगर इंडिया के बाहर भी यूज हो रहा है तो भी वो वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर किया जा सकता है। इंडिया में रजिस्टर है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, वेल नोन है नहीं, ये सब इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मिलाकर ओवरऑल तुम्हें देखना पड़ता है कि वेल नोन ट्रेडमार्क वेल नोन है या नहीं है। इसका एक केस लॉ हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, NR डोंगरे वर्सेस वर्लपूल, एंड इसमें हुआ क्या था, 1996 का बात है। उस समय ये कंपनी जो है ना इंडिया में बिजनेस भी नहीं करता था, मतलब इंडिया में अपने प्रोडक्ट को बेचता भी नहीं था, और उस समय ही इसके मार्क को वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो है इरेलीवेंट है चेक करने के लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो भाई, हॉर्न मतलब लग रहा है कि घर में घुसा देगा यार गाड़ी।
एक ट्रेडमार्क जो ऑलरेडी रजिस्टर है इस एक्ट के आने से पहले और वो गुड फेथ में काम कर रहा है और उसने ये सब चीज़ डिस्क्लोज किया हुआ है और बाद में कोई ट्रेडमार्क वेल नोन ट्रेडमार्क बन जाता है और ये ट्रेडमार्क उसके सिमिलर हो जाता है तो इसको वैलिड ही माना जाएगा। यानी मैं 90s के टाइम से कोई ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा हूँ एंड 2000 में कोई कंपनी आया एंड वो कंपनी ने वो ट्रेडमार्क लिया और वो ट्रेडमार्क से वो सब्सटेंशियल बन गया, तो क्या वो मेरे को रोक सकता है यूज़ करने से? द आंसर इज नो भाई, क्योंकि मैं भाई ऑनेस्ट आदमी हूँ, 90s के टाइम पे ये मार्क यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मार्क भी वैलिड रहेगा, मैं भी अपना कंटिन्यू यूज़ कर सकता हूँ। एक केस हुआ था एम्पेरिकल टैबको कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस रजिस्ट्रार। इसमें हुआ क्या था, आईटीसी है, सब जानते हैं सिगरेट्स बनाते हैं भाई, तो ये जो सिगरेट है वो अपने सिमला नाम से बेचा करते थे, यानी सिमला नाम से एक सिगरेट बेचा करते थे और ये इसके लिए उन्होंने 2 बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। इस सिमला नाम के ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया। कोर्ट ने बोला कि भाई ये कोई इन्वेंटेड वर्ड नहीं है, भूल जाओ, ये तो तुमने एक फेमस हिल स्टेशन शिमला का उठा लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट, तो ये ट्रेडमार्क तुम्हारा रजिस्टर नहीं हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं वो है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या बोलता है समझो बात, तुम कोई भी मार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते एज ट्रेडमार्क। कौन से मार्क का तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते? जो कॉमनली यूज्ड केमिकल एलिमेंट है यानी केमिकल कंपाउंड है। इसका एक मैं एग्जांपल दूं, पैरासीटामोल। क्या हर सिर दर्द की दवाई में पैरासीटामोल यूज होता है? बिल्कुल। क्या हर फीवर के लिए पैरासीटामोल दवाई केमिकल कंपाउंड का यूज होता है? बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान जाकर बोले कि ये पैरासीटामोल का मेरे को ट्रेडमार्क दे दीजिए, तो उसको रजिस्ट्रार बोलेगा कि हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि ये कॉमन यूज्ड है, ये कॉमन यूज्ड केमिकल कंपाउंड है एंड इसका सारे लोग यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका तुम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, अगर डिक्लेयर किया हुआ है WHO ने किसी को एज इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, यानी WHO ने बोला हुआ है कि तुम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते एज ट्रेडमार्क, तो ऑब्वियस सा बात है WHO तो भाई उसकी बात तो मानना पड़ेगा ही, तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। सेक्शन 13 बस इतना सा बात बोलता है। फिर आगे आ जाते हैं, लेट सपोज ये मैं हूँ एंड मैंने एक ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है रजिस्ट्रार को। ठीक है। अब मेरा जो ट्रेडमार्क है ना वो कनेक्शन शो कर रहा है। कनेक्शन किसके साथ शो कर रहा है? या तो कोई लिविंग पर्सन के साथ या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका डेथ हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, एप्लीकेशन फाइल करने से पिछले 2 बोलता हूँ 20 सालों के अंदर। तो अगर उसके साथ कोई कनेक्शन दिखा रहा है तो मेरे को उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर जिंदा आदमी है तो लिविंग पर्सन से उसी से लूँगा मैं, और अगर वो मर चुका है तो मैं उसके LR से लूँगा कि भाई देख ये जो ट्रेडमार्क है ये तेरे नेम से या तेरे से कनेक्शन दिखा रहा है, तो मेरे को कंसेंट दे दे कि मैं इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो मैं गया SRK का रजिस्ट्रेशन करवाने, ये मेरा ट्रेडमार्क है बिजनेस में, SRK का मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गया, तो यहाँ पर सरकार क्या बोलेगा कि देखिए SRK ना शाहरुख खान के SRK से उससे कनेक्शन दिखा रहा है, तो जाके पहले एक बार शाहरुख खान से पूछ किया, तो मैं शाहरुख खान के पास जाऊँगा और उसको बोलूँगा कि भाई देख ये है, क्या तू मेरे को कंसेंट देगा? अगर वो कंसेंट देगा तभी मैं रजिस्ट्रेशन करवा पाऊँगा। यही बात बोलता है ये वाला पॉइंट। ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या बोलते हैं कि अगर एक ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया इन द सेंस कि वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर दिया गया, ठीक है, बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यानी आर्ट नहीं आया है, अभी सिर्फ TM में है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है अपना एक्सेप्टेंस। यानी मान लो रजिस्ट्रार ने ट्रेडमार्क जर्नल में डाल दिया, उसके बाद रजिस्ट्रार को लगा नहीं भाई ये नहीं जाना चाहिए था, ये एरर में चला गया, या फिर ये सरकमस्टांसेस ऐसा है कि ये रजिस्टर नहीं हो सकता, तो रजिस्ट्रार अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ भी कर सकता है। बस एक हियरिंग का मौका देगा तुमको, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। फिर सेक्शन 20 का बात तुम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए हो। सेक्शन 20 बोलता है कि रजिस्ट्रार एप्लीकेशन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो इसको एडवर्टीजमेंट के लिए डाल देगा ट्रेडमार्क जर्नल में। क्या ये बात मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रोसेस में बताया? हाँ। और इस ट्रेडमार्क में जर्नल में डालने से होता क्या है, जो पब्लिक है वो अंडर सेक्शन 21 जो है वो अपना अपोजिशन रेस कर सकता है। ये बात भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है।
तो इस सेक्शन में नया क्या है, इस सेक्शन में नया है एक छोटा सा चीज, क्या, रजिस्ट्रार कभी कभी एक्सेप्ट करने से पहले ही जो है एडवर्टीजमेंट में डाल देता है। यानी एक्सेप्टेंस होने के बाद ट्रेडमार्क जर्नल में जाए, ये तो हमने प्रोसेस नहीं देखा, बट रजिस्ट्रार कभी कभी क्या करता है, एक्सेप्टेंस से पहले ही वो एडवर्टाइज कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि रजिस्ट्रार को जो है ये डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है कि इस ट्रेडमार्क को मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो वो पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए ना ट्रेडमार्क को पहले ही एडवर्टाइज के लिए डाल देता है। उसके बाद फिर जैसा पब्लिक का रिएक्शन आता है उस हिसाब से फिर वो डिसीजन लेता है कि उसको रजिस्टर करना है या नहीं करना है। कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें रजिस्ट्रार पहले ही डाल देता है, तो ये अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, 11 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैंने ये दोनों सेक्शन नहीं करवाए हैं, ये मैं करवाऊंगा, फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 23 ये क्या बोलता है, ट्रेडमार्क 18 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए। यानी जिस दिन तुमने एप्लीकेशन फाइल किया उससे 18 मंथ के अंदर अंदर तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए या फिर कैंसिल हो जाना चाहिए, जो भी होना है 18 महीने के अंदर होगा। ठीक है, अगर सीजी ने कुछ अलग बोल दिया तब तो भैया गवर्नमेंट की बात मानना है, ऑब्वियस सा बात है। और जैसे ही तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बात तो सबको पता है, एंड उस पर सील होगा और उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में भी नोट कर लिया जाएगा। अब मान लो अगर तुम्हारे सर्टिफिकेट में कुछ क्लिनिकल और एरर्स है, यानी छोटे बहुत इधर उधर के थोड़े बहुत एरर है, तो तुम उसको अमेंड करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ये सेक्शन बोलता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। मान लो मैंने एप्लीकेशन फाइल किया 1 जनवरी को और मेरा जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ वो लेट सपोज 1 अगस्त को हुआ। ठीक है, 1 अगस्त को हुआ, तो मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या होगा, 1 जनवरी या 1 अगस्त। तो आंसर है 1 जनवरी। जिस दिन मैंने एप्लीकेशन फाइल किया उस दिन से माना जाएगा कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, यानी इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। भले ही रजिस्ट्रेशन 18 महीने में हुआ, बट जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुआ माना जाएगा रजिस्ट्रेशन उस दिन से हुआ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वही होगा। अब एक और बात जो ये सेक्शन बोलता है कि अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन 12 महीने में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तुम्हारे फॉल्ट के कारण, यानी अप्लीकेंट के फॉल्ट के कारण, तो यहाँ पर नोटिस को अबैंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझो, क्या ये सेक्शन बोल रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन होना चाहिए कि आपने तो बोला अभी 18 महीने लगेंगे, ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं 12 महीने, तो यहाँ पर तो मिसमैच हो रहा है। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लॉ क्या बोल रहा है कि जैसे तुमने एप्लीकेशन फाइल किया, रजिस्ट्रार का ड्यूटी है 18 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन रजिस्टर करके तुमको ट्रेडमार्क अलॉट कर देना, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, लेकिन मान लो अगर 12 महीने बीत गए हैं और तुम बार बार डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहे हो, अप्लीकेंट डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहा है, लेट सपोज हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तुम हियरिंग के लिए नहीं आ रहे हो, रिप्लाई तुम्हारा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब तुम्हारे तरफ से डिफॉल्ट हो रहा है और उस कारण से रजिस्ट्रार का 12 महीना बर्बाद हो गया, 12 महीना तुम्हारे ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं कर पाया, तो फिर बोलेगा 12 महीने के बाद हम तुम्हें एक नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद बोलेंगे तुम्हारा जो है ये जो एप्लीकेशन है वो अबैंड हो गया। ठीक है, तो ये बात बोलता है अगर डिफॉल्ट होगा तो 12 महीना देखेंगे एंड बेसिकली ओवरऑल जो पीरियड है वो 18 महीने का। फिर आ जाता है सेक्शन 25। ये क्या बोलता है, ट्रेडमार्क का जो ड्यूरेशन है, यानी तुम जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाओगे वो कितने ड्यूरेशन के लिए, तो 10 सालों तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। जैसे तुम ICSI में अभी CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाए तो तुम्हारा 5 साल का आई थिंक सो रजिस्ट्रेशन वैलिड है, 5 साल तक तुम एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद फिर तुमको रिन्यू करवाना होगा। बस वही वाली बात है कि ट्रेडमार्क एक बार रजिस्टर होगा 10 साल तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद 10 साल के बाद तुमको रिन्यूअल फी देकर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। ऑब्वियस बात है, सबको पता है। लेकिन अगर तुमने रिन्यूअल फी नहीं दिया तो तुम्हारा ट्रेडमार्क हो जाएगा रिमूव, एक नोटिस देगा तुमको और बोलेगा तुम्हारा ट्रेडमार्क रिमूव कर रहे हैं हम लोग। लेकिन तुम्हारे पास रीस्टोरेशन का भी राइट है, अगर तुम एप्लीकेशन फाइल करके 1 साल के अंदर अंदर यानी रिमूवल के 1 ईयर के अंदर अंदर रीस्टोरेशन फी देकर, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी देकर अगर अप्लाई करते हो रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार तुम्हारा वापस से रिस्टोर करके रिन्यू कर देगा। तो यहाँ पर ये बात है, सेक्शन 25 इजी है। अब ये कुछ छोटे सेक्शंस हैं जिनका एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, बट मॉड्यूल में था तो मेरे को यहाँ नोट्स में इंक्लूड करने पड़े, देख लो।
सेक्शन 3 बोलता है कि एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना होगा, बस। सेक्शन 4 बोलता है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो कोई भी ऑफिसर से कोई भी पेंडिंग केस लेकर खुद भी डील कर सकता है या किसी अदर ऑफिसर को भी दे सकता है। सेक्शन 5 बोलता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और ब्रांच ऑफिस को इस्टेब्लिश करना होगा। एंड सेक्शन 6 बोलता है कि ये जो ट्रेडमार्क का रजिस्टर है, मतलब एक ट्रेडमार्क का रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें सारा कंटेंट वगैरह रहता है कि कौन कौन से ट्रेडमार्क हैं, किसके किसके हैं, तो वो जो रजिस्टर है वो हेड ऑफिस में मेंटेन करना होगा और एक उसका कॉपी ब्रांच ऑफिस में भी मेंटेन करना होगा। और अब बोला जा रहा है कि इसको ई फॉर्म और कंप्यूटर फ्लॉपीज में भी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये पेज भी हो गया, मैं टिक लगा देता हूँ भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ मिस ना हो जाए। एंड ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग ऊपर जाते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 9। देखो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने समझा ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ट्रेडमार्क कौन रजिस्टर करवाता है, ट्रेडमार्क फिर वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है, कौन वेल नोन ट्रेडमार्क डिटरमाइन कैसे होता है, फिर कुछ छोटे सेक्शंस की ट्रेडमार्क का ईयर कितना होता है, रिन्यूअल कितना होता है, कितने साल के लिए होता है, ये सब कुछ अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो तुम फॉर्म अप्लाई करोगे ट्रेडमार्क का TMA, वो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। यानी रजिस्ट्रार जैसे चेक करने बैठेगा और चेक करके अगर तुम्हारा इन ग्राउंड्स के अंदर वो एप्लीकेशन मिल गया तो सीधा तुम्हारे एप्लीकेशन को ऐसे उठा के फेंक दिया जाएगा, बोलेगा हम इसे एक्सेप्ट करने ही वाले ही नहीं है। मतलब वो चेक भी नहीं करेगा आगे, सीधा बोलेगा चल निकल निकल आगे से बढ़, चल सड़क साइड सड़क। यानी ऐसा ग्राउंड्स जिसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, एब्सोल्यूट ग्राउंड। और ये बोलता है सेक्शन 9, 3 सबसेक्शन है, अच्छे से समझना। सबसेक्शन 1 बोलता है, और इसका मैंने लैंग्वेज लिखा है तो तुम्हें ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। सबसेक्शन 1, एक मार्क जो कैपेबल ही नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए गुड्स एंड सर्विस। याद करो ट्रेडमार्क का डिफिनेशन में मैंने बोला कि ट्रेडमार्क मतलब क्या, एक ऐसा मार्क जो दूसरे गुड्स एंड सर्विस से डिस्टिंग्विश करे एक गुड्स एंड सर्विस को, ये मैंने तुम्हें बताया था। अब कोई ऐसा मार्क है जो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा, बेसिकली जेनरिक वर्ड है, यानी नॉर्मल जनरल वर्ड है, जैसे कि सोप, साबुन, मिल्क, भाई ये डिस्टिंग्विश कहाँ से कर पाया। सब लोग तो जाते हैं मार्केट, बोलते हैं मेरे को एक सोप दे दीजिए, शैम्पू दे दीजिए, तो अगर एक इंसान शैम्पू का रजिस्ट्रेशन करवाने चल जाए तो फिर ये एक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। तो ये एब्सोल्यूट ग्राउंड है, यहाँ पे तुमको रिफ्यूज कर दिया जाएगा तुम्हारे एप्लीकेशन को और बोलेगा कि नहीं भाई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। दूसरा, ये सबसेक्शन 1 ही है, 1 का 3 पॉइंट है। दूसरा देखो, अगर एक मार्क सिर्फ किसी का क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब कुछ बता रहा है, यानी एक ऐसा मार्क जो सिर्फ गुड्स के क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तो वो भी जो है तुम रजिस्टर नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल फ्रेश मिल्क, इसमें तुमने डिस्टिंग्विश कहाँ किया भाई, ये तो तुम नॉर्मली क्वालिटी बता रहे हो। सारे लोग जाते तो यही बोलते हैं कि भैया फ्रेश मिल्क दीजिएगा, फ्रेश सब्जी दीजिएगा, तो ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, इनका भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट ग्राउंड है, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होना। लास्ट, कोई ऐसा मार्क जो कॉमन बन चुका है एवरीडे लैंग्वेज में, यानी कस्टमरी बन चुका है, हर लोग उसको यूज करते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में आम हो चुका है। बोले तो कॉटन क्लॉथ, सब बोलते हैं भाई सूती के कपड़े दे दो, सूती के कपड़े दे दो, कॉटन क्लॉथ दे दो, तो ये सब बोलचाल में नॉर्मल भाषाएं में हो चुकी है, तो इनका भी रजिस्ट्रेशन तुम्हें नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन अब आता है प्रोवाइजो, ठीक है। अब प्रोवाइजो क्या बोलता है, देखो एक मार्क जो एबव 3 पॉइंट में अगर फॉल करता है, यानी ऊपर के 3 पॉइंट में अगर वो आता है वो मार्क, तो अभी हम लोग ने सीखा कि वो एब्सोल्यूट ग्राउंड पे रिफ्यूज हो जाएगा। बट अगर वो मार्क ने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, बोले तो वेल नोन ट्रेडमार्क बन चुका है, तो भैया हम उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। अब ये मैंने क्या बोला समझो बात को। मान लो मेरा ऐसा मार्क है जो एबव ये 3 ग्राउंड में, या तो वो जनरल वर्ड है, या फिर वो कस्टमरी बन चुका है, या सिर्फ वो क्वालिटी बता रहा है, इन 3 ग्राउंड्स के अंदर फॉल कर रहा है मेरा मार्क। बट मेरे मार्क का यूज मैंने बिजनेस में किया है एंड वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि सारे लोग उसको पहचानते हैं, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर रजिस्टर हो जाऊँगा। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर दे दूँ तो कितना अच्छा लगेगा, और रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर तुम्हें बचपन से ये तुम सुनते आए होगे। कौन सा एग्जाम्पल है? विंडोज
जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। विंडो का मतलब क्या? खिड़की। भाई विंडो खोल दे, खिड़की खोल दे, क्या विंडो मतलब खिड़की होता है कि नहीं? क्या ये एक जनरल वर्ड है कि नहीं? क्या ये पहला पॉइंट ए के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं? जेनरिक वर्ड है कि नहीं? लेकिन इसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन माइक्रोसॉफ्ट को मिला है। क्यों? क्योंकि विंडो एक वेल नोन ट्रेडमार्क बन चुका है। आज अगर मैं किसी के सामने जाके बोलूँ विंडो, तो पहला आंसर आएगा कि खिड़की, एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं खिड़की नहीं, इसका इस विंडो का मतलब कुछ और है, तो दूसरा जो वर्ड निकलेगा ना किसी के मुंह से, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्योंकि वो पब्लिक के अगेंस्ट सब्सटेंशियल बन चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन तुम करवा सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल था इस कॉन्सेप्ट का। आई होप कि तुम्हें ये वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसेक्शन 2। ये बहुत इजी सा है, तुरंत समझ जाओगे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर तुम पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, मिसलीड करने के लिए कोई फाइल कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार देखेगा भी नहीं, रिजेक्ट कर देगा। जैसे तुम मान लो पॉलिस्टर क्लॉथ बनाना चाहते हो और तुम रजिस्ट्रेशन सिल्क क्लॉथ के नाम से, सिल्क वुल के नाम से करना चाहते हो, तो बिल्कुल नहीं। मतलब तुम बनाओगे पॉलिस्टर के कपड़े और बेचोगे सिल्क के नाम से, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है, मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर तुमने रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स पे अटैक किया, तुम्हारा ट्रेडमार्क अगर किसी के रिलीजन को हर्ट कर रहा है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। या फिर तुम्हारा ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्सीन मैटर का है, बोले तो मतलब कुछ गंदा चीज है तुम्हारा मैटर, तुम्हारा ट्रेडमार्क में कुछ गंदा से साइन है, तो उस सिचुएशन में भी तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्ट, अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क प्रोहिबिटेड है अंडर एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट के अगेंस्ट। अब मान लो एग्जांपल इसका मैं देता हूँ, गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी जो है ये एम्ब्लेम एंड नेम्स एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, यानी कोई भी इंसान अपने बिजनेस के लिए गांधी जी वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तुम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते गांधी जी के नाम से। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है सबसेक्शन 2 में, ये तो इजी थे। ठीक है, अब आता है सबसेक्शन 3। ये समझो, तुम ना सेप्स का भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। क्या बोला मैंने? सेप्स का। कोई भी अगर यूनिक सेप्स तुमने क्रिएट किया, कोई यूनिक सेप क्रिएट किया है, तो तुम उसका भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बट कुछ ऐसे एब्सोल्यूट ग्राउंड है जिनका तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। कौन कौन से ग्राउंड? पहला, कोई ऐसा सेप जो नेचुरल है, एग्जाम्पल बनाना। भाई बनाना का वो जो सेप है ऐसा, वो नेचुरल सेप है, तुम उसका जाके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। दूसरा, कोई ऐसा सेप जो नेसेसरी है एक टेक्निकल रिजल्ट फुलफिल करने के लिए, यानी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो सेप नेसेसरी है, तो वो सेप का भी तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। इसका एक एग्जांपल दो, की का जो ऐसा सेप होता है, तो भाई वो सेप नेसेसरी है अगर तुम्हें ताला खोलना है। अब कोई इंसान जाकर पहुंच जाए कि मेरे को इसका ट्रेडमार्क दे दीजिए, तो नहीं दे सकते भाई। अगर उसको ट्रेडमार्क दे देंगे तो दुनिया में जितने भी ताले हैं उसका डिजाइन ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नॉर्मल की एंड लॉक है वो तो सिर्फ वो यूज कर पाएगा, ऑब्वियस सा बात है। एंड लास्ट, अगर कोई ऐसा सेप है जो सब्सटेंशियल वैल्यू है गुड्स का, यानी ज्वेलरी का डिजाइन, वो हार ऐसे पहनना है, तो वो हार ऐसे पहनना है, तो तुम उसका सेप का रजिस्ट्रेशन थोड़ी ले सकते हो भाई। वो तो सबको पता है हार ऐसे ही पहनना है। तो लेकिन अगर तुम्हारा सेप यूनिक है, डिस्टिंक्ट सेप है, मतलब एकदम अलग तरह का सेप है, तुमने बनाया है, तुम उसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। इसका एक एग्जांपल दो, रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। कोको कोला के एक कैंस आते हैं, कोको कोला, कोको कोला के वो जो कैंस आते हैं, देखना एक गोल रंग का होता है, ऊपर से ऐसे खोलकर, तो उसका जो है इसके पास उसके ये सेप का ट्रेडमार्क है उसके पास। वो ट्रेडमार्क उन्होंने लिया है क्योंकि उनका सेप डिफरेंट है, अलग है, यूनिक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्रक्स लिखा है, यानी पूरा 9 तीनों सबसेक्शन एक शॉर्ट वर्जन में। देखो कैसे लिखा है मैंने। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? रजिस्टर नहीं कर सकते हम वैसे मार्क जो जेनरिक है, पहला पॉइंट, जो डिस्क्रिप्टिव हैं और जो कॉमन बन चुके हैं, यानी जो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं और जो कॉमन बन चुके हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर वो वेल नोन ट्रेडमार्क बन जाएंगे तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऑब्वियस बात है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है
कोई भी ऐसा मार्क जो डिसीव यानी पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, जो रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए, या फिर कोई ऑब्सीन मैटर है, या फिर इम्लैम एक्ट के अगेंस्ट है, तो वो भी हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते। एंड लास्टली सबसेक्शन 3 बोलता है कोई भी नेचुरल फंक्शनल वैल्यू गिविंग शेप्स को हम लोग रजिस्टर नहीं कर सकते एज ट्रेडमार्क, बट अगर हमारा यूनिक होगा तो हम आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, इसको भी टिक मार देता हूँ, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ केस लॉ के ऊपर। हिमालयन ड्रग कंपनी वर्सेस एसबीएल लिमिटेड, इसमें हुआ क्या था समझना। हिमालय ड्रग कंपनी एक बहुत फेमस दवाई बनाती है, बहुत फेमस। तुम अभी भी जाओगे ना अगर मेडिकल शॉप और जाके बोलोगे मेरे को लिव 52 दे दीजिए, बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा। तो यहाँ पे वो लिव 52 जो है लीवर का बेसिकली दवाई होता है, वो बनाता है लिव 52 के नाम से, ठीक है। एसबीएल लिमिटेड ने क्या बोला, उसने भी एक दवाई बनाया लीवर के लिए और उसने भी नाम रखा लिव टी के नाम से, ठीक है। अब हिमालयन ड्रग कंपनी को आ गया गुस्सा, उन्होंने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सीधा इन्फ्रिंगमेंट का केस ठोक दिया एसबीएल लिमिटेड पे। एसबीएल लिमिटेड पता है क्या प्रूव करने का कोशिश कर रहा था कोर्ट में। एसबीएल लिमिटेड कोर्ट में ये प्रूव करना चाहता था कि ये जो लिव है ना, ये लीवर वर्ड से निकल के आया है, लीवर का शॉर्ट फॉर्म है लिव, तो ये एक जेनेरिक वर्ड है, तो इसका हम लोग इसका कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी ले सकता है। लेकिन ये बात एसबीएल लिमिटेड प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट में और हिमालयन ड्रग कंपनी जीत गया। और आज भी हरे कलर के डब्बे, व्हाइट एंड हरे कलर के डब्बे में लिव 52 जो है वो आता है और वो हिमालयन का ही है। इसको अपना नाम चेंज करना पड़ा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। एक और केस है अमृतपाल सिंह वर्सेस लाल बाबू प्रियदर्शी। इसमें होता क्या है, ये इंसान ना सीधा रामायण का ट्रेडमार्क लेने पहुंच जाता है। मतलब देख रहे हो भाई, रामायण का ही ट्रेडमार्क दे दो मेरे को, मैं चला महाभारत का ट्रेडमार्क लेने। तो ये यहाँ पर ये केस हुआ था और इसको भी ऑब्वियस बात है ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है एक सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है, लिमिटेशन एज टू कलर। लिमिटेशन एज टू कलर मतलब कभी कभी ना ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तुम्हारा, बट रजिस्ट्रार या हाई कोर्ट लिमिट लगा देता है। यानी तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया और ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रार ने बोला कि देख भाई ये तेरा ट्रेडमार्क है, तो कोई भी कलर में यूज़ कर, बट ब्लू कलर में यूज़ नहीं करेगा। तो यानी वो ट्रेडमार्क मैं ब्लू कलर में नहीं दिखा सकता, ब्लू कलर में मैं यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे लिमिटेशन लगाया जा सकता है। अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है बिना किसी लिमिटेशन के, तो वो किसी भी कलर में यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, कैडबरी जो उसका आता है डेयरी मिल्क वगैरह, ये सब कुछ सेलिब्रेशन वगैरह, वो सब ब्लू कलर में होते हैं। ब्लू कलर का राइट दिया मिला हुआ है कैडबरी को। अगर तुम उस फील्ड में उतरोगे तो तुम्हें ब्लू कलर के लिए हो सकता है कि लिमिटेशन लगा दिया जाए कि तुम ब्लू कलर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो कैडबरी सोली यूज़ कर रहा है। समझ में आया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 में हमने वैसे ग्राउंड्स पढ़े जिसपे तुम्हें रिफ्यूज़ल मिलना ही मिलना है, 100% वहाँ कन्फर्म थे कि भाई अप्लाई कर, रिजेक्ट होगा। यहाँ पर ना 50-50 है, यहाँ पर 50-50 है कि भाई चांसेस हैं रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है, 50-50 चांसेस है। अब वो कौन कौन से ग्राउंड है, देखो सबसे पहला मैं यही बता देता हूँ। अगर मान लो तुम्हारा ट्रेडमार्क आइडेंटिकल है किसी अर्लियर ट्रेडमार्क से, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस सिमिलर है। पहले आइडेंटिकल का मतलब समझो और सिमिलर का मतलब समझो। लग रहा है मैं इंग्लिश क्लास करवा रहा हूँ भाई। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, यानी एकदम बिल्कुल सेम, जैसे पूमा बिल्कुल एकदम सेम, ठीक है। और सिमिलर मतलब मिलता जुलता, यानी जैसे कि पूमा का पोमा, ठीक है, मिलता जुलता है, सेम नहीं है और ये सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब समझो और सिमिलर मतलब समझ जाओ, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि अगर मान लो तुम्हारा ट्रेडमार्क एग्जैक्टली सेम है किसी अदर ट्रेडमार्क से, एग्जैक्टली सेम है, नाइकी लेकर मैं आ गया, ठीक है, लेकिन गुड्स एंड सर्विस अलग है। नाइकी जूते बनाता है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो है वो अलग है। सिमिलर बोलना है, सॉरी अलग नहीं, सिमिलर।
मान लो नाइकी जूते बनाता है, मैं वॉचेस के डिपार्टमेंट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स मिलते जुलते हैं, सिमिलर नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट मिलते जुलते एसेसरीज में ही सारे पार्ट आते हैं और नाम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ऑब्वियस सा बात है, तुम नाम डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो भाई, तो ये गलत बात है। दूसरा केस, अगर मान लो मेरा ट्रेडमार्क सिमिलर है ट्रेडमार्क से, किसी अर्लियर ट्रेडमार्क से सिमिलर है, यानी मिलता जुलता है, पूमा का पोमा, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस सेम है, यानी मैं जूते बना रहा हूँ और जूते बनाने में मैंने पूमा का नाम रखा पोमा, तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेडमार्क का रिफ्यूज़ल हो सकता है, क्योंकि भाई ये भी साफ साफ दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इन ग्राउंड्स पे भी मेरा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। बट मैंने जैसे बोला कि ये रिलेटिव ग्राउंड्स हैं, कभी कभी होता है कि अगर तुम्हारा मार्क बहुत दिन से यूज़ हो रहा है और वो पब्लिक के अमाउंट थोड़ा बहुत फेमस हो चुका है, तुम ऑनेस्ट हो, तो रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रिलेटिव ग्राउंड बोला गया है, एब्सोल्यूट नहीं बोला गया है। मैं सबसेक्शन 1 जो है 11 सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि आइडेंटिकल सिमिलर हो या अर्लियर ट्रेडमार्क से, या फिर गुड्स एंड सर्विस से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, जैसे कि पूमा का पोमा, पेप्सी का पेप्सी, तो ऐसा कुछ, ठीक है। और ये जो अर्लियर ट्रेडमार्क है ये अंडर सेक्शन 18 जो अभी मैंने पढ़ाया वो, या फिर कोई इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर सेक्शन 36E, तो वो भी उसके अगर उसका सिमिलर या फिर उसके आइडेंटिकल होगा तो फिर यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई गुड्स एंड सर्विस डिफरेंट है, मतलब ट्रेडमार्क मिलता जुलता है या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल डिफरेंट है। यानी मैंने कोचिंग वाला एग्जांपल दिया, मैं भाई गूगल कोचिंग के नाम से खोल रहा हूँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मेरा गुड्स एंड सर्विस तो बिल्कुल अलग है भाई, लेना ही देना ही नहीं है, गूगल कहाँ मैं कहाँ, वो कौन सा दूसरा काम कर रहा है, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो वेल नोन ट्रेडमार्क होगा तो मैं ये नहीं कर सकता, यानी मैं एक वेल नोन ट्रेडमार्क का यूज़ नहीं कर सकता, ना ही उससे मिलता जुलता नाम, ना ही एग्जैक्टली सेम नाम, इवन इन अदर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो सकता अगर उसके ऊपर कॉपी राइट्स है किसी का। एग्जाम्पल मान लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, द जंगल बुक, इसका कॉपी राइट है, ठीक है। अब मैं चला गया ट्रेडमार्क अप्लाई किया मैंने द जंगल बुक नाम से, तो क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है। कॉपीराइट क्या होता है इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, बट वो नेक्स्ट लेसन में होगा। अब सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। क्या एक्सेप्शन है देख लो। अगर अगर प्रोप्राइटर जो ऑनर है ट्रेडमार्क का वो मेरे को कंसेंट दे देगा तो फिर मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यानी मैं गूगल के पास पहुंचा, गूगल को बोला कि भाई देख मैं एक इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, गूगल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेरा गुड्स एंड सर्विस से तेरे गुड्स एंड सर्विस का कोई लेना देना ही नहीं है, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मैं अपना करूँगा तू अपना करेगा, मेरे को कंसेंट दे दे। अगर गूगल मेरे को कंसेंट दे देता है तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ, सिंपल सा बात। और रजिस्ट्रेशन तब मेरा होगा अंडर सेक्शन 12 स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। ये भी तुम्हारा पार्ट खत्म हो गया एंड हमने बहुत सारे पार्ट्स अभी तक कवर कर लिए हैं। अब कुछ छोटे ही टॉपिक्स बचे होंगे, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी बचे हुए, पासिंग ऑफ और इनफ्रीगमेंट। 10 मिनट लगेंगे उसको करवाने में मेरे को, अभी 1 घंटा हमने पढ़ लिया। अब देखो एक कलेक्टिव मार्क क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा ट्रेडमार्क होता है जो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स एंड सर्विस एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, ठीक है, और वो पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ICAI ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, पार्टनरशिप नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है CA वर्ड का, तो और ये CA वर्ड यूज कौन करेगा? इनके मेंबर करेंगे, यानी सिर्फ इनके मेंबर्स के पास राइट है कि ये इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये भी तो बेसिकली एक ट्रेडमार्क ही हुआ जो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को डिफरेंट कर रहा है अदर ग्रुप से। इसी तरह ICSI भी है, CS। क्या आज मैं अपने नाम के आगे अभी लगा दूं CSI घोष? बिल्कुल नहीं लगा सकता, सिर्फ मेंबर ही लगा सकते हैं। यानी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा CS, वो जो वर्ड है CS वो डिफरेंशिएट करेगा दूसरे सर्विसेज से। इसी को हम लोग कलेक्टिव मार्क्स बोलते हैं। देखो सेक्शन 61 से सेक्शन 68 डील करता है कलेक्टिव मार्क्स के ऊपर।
तुम्हें पढ़ना नहीं है, जैसे वेल नोन ट्रेडमार्क में रेफरेंस दिया था ना, बस यहाँ भी वही रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये मार्क बिलोंग करता है एक ग्रुप को, और इस ग्रुप के लिए ही ये रिजर्व रहता है, इसके मेंबर ही यूज करते हैं बस, ठीक है। आईसीआई सीए मार्क सिर्फ सीए के मेंबर यूज करेंगे, सीएस का मार्क सिर्फ सीएस के मेंबर यूज करेंगे। और ये मार्क जो एसोसिएशन ऑन करता है, यानी ओन आईसीएआई करता है, बट इसका यूज कौन करते हैं, इनके मेंबर्स करते हैं, ठीक है। और ये एसोसिएशन कुछ कंप्लायंसेस भी देखता है उनके मेंबर्स को जो फॉलो करने होते हैं, बेसिकली कि कुछ रिन्यूअल फी वगैरह देना, एंड ये सारे स्टैंडर्ड हैं, इनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करना होगा, तो वो सब जो है एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं, ये तो हमें सबको पता है। यहाँ पे कलेक्टिव मार्क्स भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 47, बहुत इजी सा सेक्शन है। ये क्या बोलता है, रजिस्ट्रार तुम्हारा ट्रेडमार्क को रिमूव कर देगा। तुम बोलोगे हाँ हाँ वो तो पता है, अगर रिन्यूअल फी नहीं देंगे तो रिमूव कर देंगे, अंडर सेक्शन 25 अभी हमने पढ़ा। नहीं भाई, रजिस्ट्रार तुम्हारा ट्रेडमार्क को रिमूव कर देगा ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन यूज। मान लो तुमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बाद 5 साल तक तुम उस ट्रेडमार्क को कहीं यूज ही नहीं कर रहे बिजनेस में, मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के भाई घर में सजा दिया है तुमने, तो भैया रजिस्ट्रार बोलेगा चल भाई तेरे से नहीं होगा, तेरा तुम्हारा ट्रेडमार्क जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर देगा, यानी खत्म। या फिर अगर मान लो तुमने 2 गुड्स के रिस्पेक्ट में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, और तुम एक गुड्स में ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो बट दूसरे में नहीं यूज कर रहे हो, तो जो दूसरा वाला है उसको हटा देगा, सिंपल सा बात है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हटा देगा। और ये 5 ईयर स्टार्ट होगा जिस दिन से रजिस्टर में एंट्री होगा ट्रेडमार्क का, बस इतना सही बात बोलता है। अब इसका एक प्रोवाइजो है, वो क्या बोलता है देखो, अगर नॉन यूज हुआ है ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गया कि मैं यूज करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाया, तो उस सिचुएशन में रिमूव नहीं हो सकता, ट्रेडमार्क रिमूव नहीं करेगा। एक एग्जांपल स्पेशल सर्कमस्टांसेस का, लॉ ने इम्पोजिशन दिया हुआ है, या फिर कोविड आ गया, ऐसा कुछ सिचुएशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 49, 50, 51, 52, 54, सब कनेक्टेड है, अच्छे से पढ़ना। ये बात करता है रजिस्टर्ड यूजर के बारे में। अब ये रजिस्टर्ड यूजर होता कौन है, देखो, लेट सपोज मैं हूं एकेजी और मैं ऑनर हूं एक ट्रेडमार्क का, और वो ट्रेडमार्क है कौन सा, लॉ इनसाइट, ऐसा टिक लगा हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर एक्स के साथ, ठीक है, मैंने एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर एक्स के साथ, और मिस्टर एक्स को बोला कि चल भाई तू भी जो है ये ट्रेडमार्क का यूज कर सकता है, यानी ये वाला ट्रेडमार्क का तू भी यूज कर सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड यूजर। यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो रजिस्टर्ड यूजर बन जाएगा, और लेकिन इसका हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास जाके, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है कि देख मैंने इसको कंसेंट दिया है, ये मेरा यूज कर सकता है, ये हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर्ड यूजर। अब आगे बढ़ो, ये मैंने डिफाइन किया कि क्या होता है रजिस्टर्ड यूजर। एक बेस्ट एग्जांपल, टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास टाटा वर्ड का रजिस्ट्रेशन है, ये ट्रेडमार्क किसका है, टाटा मोटर लिमिटेड का। अब टाटा मोटर लिमिटेड ने जैगवार लैंड रोवर इंडिया लिमिटेड, जिसको टाटा ने एक्वायर कर लिया था, उसको यूज करने का राइट दिया है कि वो भी ये टाटा वर्ड यूज कर सकता है प्रमोशन में, तो इसी को तो बोलते हैं, ये हो गया रजिस्टर्ड यूजर, RU, बस सिंपल सा बात। सेक्शन 49 आता है, वो बोलता है रजिस्टर्ड यूजर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, मैंने बता दिया तुमने। सेक्शन 50 बोलता है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो वैरी या कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन का, यानी ये जो रजिस्ट्रेशन मैंने ऊपर करवाया उसको कैंसिल भी कर सकता है या चेंज भी कर सकता है। कौन से ग्राउंड पे, अगर मैंने एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस काम नहीं किया, मान लो रजिस्टर्ड यूजर को एग्रीमेंट में बोला गया कि तू सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज करेगा और मैं प्रमोशन से ज्यादा के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फिर रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है। मैंने पब्लिक को मिसलीड किया या फिर कोई मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो इन सब केसेस में मेरा ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रिमूव कर दिया जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 51 क्या बोलता है, रजिस्ट्रार के पास पावर है, रजिस्ट्रार के पास पावर क्या है कि वो किसी भी टाइम पे कंफर्म कर सकता है प्रोप्राइटर से, यानी रजिस्ट्रार डायरेक्टली प्रोप्राइटर के पास जाएगा और उसको पूछेगा कि भाई क्या वो जो एग्रीमेंट तूने रजिस्टर करवाया था वो अभी भी वैलिड है, वो अभी भी कंटिन्यू है। अगर मैंने एक महीने के अंदर अंदर कंफर्मेशन नहीं दिया, उस सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है रिमूव कर देगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब आ जाता है सेक्शन 52, वो क्या बोलता है, रजिस्टर्ड यूजर के पास भी राइट होता है इन्फ्रिंगमेंट के अगेंस्ट। अब ये होता क्या है, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो, कॉपी अगर कोई करता है, ठीक है, कॉपी अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट भी रजिस्टर्ड यूजर को राइट है।
सेक्शन 54 क्या बोलता है, रजिस्टर्ड यूजर के पास इन्फ्रिंगमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने का तो राइट है, बट वो असाइन या ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब किसी और को यूज करने का राइट नहीं दे सकता है। भाई तेरे को मैंने दिया है और तुम किसी और को दे दोगे, ये तो वही वाला बात हो गया, मैंने किसी को कॉपी दिया कि भाई ये ले नोट्स बना लेना, अब ये कॉपी किसी और को ट्रांसफर कर दिया तुमने, तुम नहीं कर सकते मेरे से बिना पूछे, बस सिंपल सा बात है। लेकिन एक क्लेरिफिकेशन यहाँ पे आया था, ये ध्यान से सुनना। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर है और वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर इंटर होता है और वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है, तो इसको हम लोग असाइनमेंट और ट्रांसमिशन नहीं बोलेंगे, वो आराम से यूज कर सकता है क्योंकि ये भी तो पार्टनर है ना, बस सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे सेक्शन 31 एंड सेक्शन 34 आता है। सेक्शन 31 सिंपल सा बात बोलता है, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है वो सब प्राइमा फेसी एविडेंस है कि ये ट्रेडमार्क वैलिड है, बस कुछ नहीं है। मेन है खेला सेक्शन 34 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने बोला कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो तुमको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा कि अगर तुम्हारा ट्रेडमार्क कोई कॉपी करता है तो तुम केस करोगे, ठीक है। लेकिन सेक्शन 34 क्या बोलता है कि ट्रेडमार्क का ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन से नहीं आता, बल्कि यूजेज इन कॉमर्शियल पर्पज से आता है। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, ये देखो, प्रोप्राइटरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क इज डिसाइडेड बाय द डेट ऑफ यूजेज ऑफ द मार्क बाय ए पर्सन इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी आज मैं एकेजी जो वर्ड है, एकेजी मैं वो यूज कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे अपने बिजनेस के लिए, कितने दिनों से, पिछले 1 सालों से। तो आगे जाकर अगर ये एकेजी फेमस हो जाए और मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर भी नहीं करवाया और तुमने एक यूट्यूब चैनल खोला और ये एकेजी नाम वर्ड यूज करने लगा, तो यहाँ पर किसको राइट मिलेगा, एकेजी का, मेरे को मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाओ ना करवाओ, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाना ना करवाना ये तुम्हारा मन है। जिस दिन से तुम यूज कर रहे हो, जो पहले से यूज कर रहा होगा ट्रेडमार्क उसका होगा, क्योंकि यूज उसने किया है। समझ में आया? इस पे बहुत सारे केस लॉ हैं, समझो। मान लो ये मैं हूं और मैंने एकेजी वर्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। मान लो ये तुम हो, सॉरी तुम हो, तुमने एकेजी वर्ड का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। क्या तुम मेरे को आके बोल सकते हो कि अब तू एकेजी वर्ड यूज नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। मैं स्टिल एकेजी वर्ड यूज करूंगा और तुम मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि मार्क का ऑनरशिप ट्रेड के यूज से आता है, ना कि रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। उसके अलावा मान लो ये मैं हूं एंड मेरे पास एकेजी वर्ड है एंड मेरा मार्क अनरजिस्टर्ड है एंड मेरा मार्क कोई कॉपी करता है, मैंने यूट्यूब पे देखा कि मेरा मार्क कोई कॉपी कर रहा है, तो मैं केस भी फाइल कर सकता हूँ पासिंग ऑफ के अंडर। अब ये पासिंग ऑफ क्या होता है ये आगे अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैं पासिंग ऑफ के लिए केस भी फाइल कर सकता हूँ, ये बात को समझो। यानी रजिस्ट्रेशन से तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा, अभी मैं आगे समझाऊंगा। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, मार्क तुम्हारा है, क्योंकि माइंड किसका लगा है? तुम्हारा लगा है। अब इस पे एक बहुत फेमस केस लॉ हुआ है और ये इतना फेमस है कि इसको तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर इस जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया। वो मैं जब 12 तारीख को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। यूनिप्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनिकॉर्न प्लाईवुड लिमिटेड एंड अदर्स, उसमें ही ये चीज़ डिसाइड हुआ था कि यूजेस से आता है, रजिस्ट्रेशन से नहीं आता है। अब थोड़े एनालिसिस किया है मैंने इस सेक्शन का, तो देखो ये मैं हूँ एकेजी एंड मैंने ट्रेडमार्क का जो है रजिस्ट्रेशन किया है 1/1/2026 को, ठीक है। अब दिल्ली में एक मिस्टर एक्स है जो इस ट्रेडमार्क एकेजी को यूज कर रहा है 2000 से। मैंने अभी 26 में रजिस्ट्रेशन करवाया, ये दिल्ली में 2000 से यूज कर रहा है। तो क्या मैं केस करके इसको बोल सकता हूँ तू यूज नहीं कर सकता? द आंसर इज नो, क्योंकि ये अर्लियर डेट से यूज कर रहा है, ये कंटिन्यू करेगा यूज करना। लेकिन ये जो है दिल्ली से एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मेरा ट्रेडमार्क मेरे नाम से फेमस है, और अगर ये एक्सपैंड करता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है कि तू दिल्ली में बिजनेस कर रहा है तो अपना दिल्ली में ही कर, कंटिन्यू वहाँ पर, तुम एक्सपैंड नहीं करोगे फर्दर बिजनेस, लेकिन हम रोक नहीं सकते उसको। दूसरा केस ये मैं हूँ और मैंने एकेजी वर्ड्स का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मान लो मिस्टर एक्स एकेजी वर्ड यूज कर रहा है 2000 से, ठीक है, एंड इसका प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। पहले केस में तो वो सिर्फ दिल्ली में छोटा मोटा काम करता था, बट यहाँ पे ये पूरे इंडिया में इसका प्रेजेंस है।
तो क्या ये कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है कि भाई देख ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकता है, मैं तो पूरे इंडिया में इसको यूज कर रहा हूँ? हाँ, कैंसिल करवा सकता है। मतलब मेन है यूज करना, जो पहले यूज करेगा ट्रेडमार्क उसका, सिंपल सा बात है। सो अब हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। सबसे पहले समझो असाइनमेंट मतलब क्या और ट्रांसमिशन मतलब क्या, ठीक है। देखो ये मिस्टर एक्स है, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स के पास एक ट्रेडमार्क है एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड ये ट्रेडमार्क इसने सेल कर दिया मेरे को, उसने अपना ट्रेडमार्क सेल कर दिया। और सेल करने के बाद उसने सेल कैसे किया, एक असाइनमेंट डीड प्रिपेयर किया, उसने रिटर्न में लिखा कि मैं ये ट्रेडमार्क अब आयुष घोष को सेल कर रहा हूँ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। जब एक ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क, प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क अपने कंसेंट से किसी को सेल कर देता है अपना ट्रेडमार्क, तो उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या होता है वो देखो, ये मिस्टर एक्स है, इसके पास एक ट्रेडमार्क है, इसका डेथ हो गया। ऑटोमेटिकली डेथ होने के बाद इसके एलआर को ट्रांसफर हो जाएगा ये ट्रेडमार्क। यानी अगर मान लो मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँगा एलआर, तो ये ट्रेडमार्क मेरे पास आ जाएगा बिना इसके कंसेंट के। यानी इसका कंसेंट का ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई ये मर चुका है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलते हैं, और कंसेंट से ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है सेक्शन 37। ये क्या बोलता है, जो ऑनर है वो ना ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है अपने ट्रेडमार्क, ठीक है। अब यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, इसका मतलब क्या कि कोई भी कंसिडरेशन के लिए दूसरे को दे सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी अपना ट्रेडमार्क किसी और को दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। फिर सेक्शन 38 आता है, वो बोलता है कि ये जो ट्रेडमार्क का असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन होगा, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन होगा, ये विथ गुडविल भी हो सकता है, विदाउट गुडविल भी हो सकता है। इसका मतलब समझो, विथ गुडविल और विदाउट गुडविल मतलब होता है बिजनेस। यानी मैंने एक बिजनेस शुरू किया शूज का, एंड मैं कोई एक मार्क यूज करता हूँ, लेट्स सपोज ऐसा ही, ठीक है। एंड मैंने फिर ये मार्क जो है किसी और को सेल कर दिया। या तो मैं ये मार्क सिर्फ सेल कर सकता हूँ, या फिर इस मार्क के साथ जो मेरा बिजनेस है वो पूरा बिजनेस भी मैं किसी और को दे सकता हूँ। तो मैं ये दोनों चीज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सेक्शन यही बोल रहा है कि जो ट्रेडमार्क का असाइनमेंट और ट्रांसमिशन होगा, ये विथ गुडविल यानी बिजनेस के साथ मार्क दोनों के दोनों मैंने दे दिया, या फिर विदाउट गुडविल, या फिर सिर्फ मैंने क्या किया अपना मार्क दिया है, बिजनेस अभी भी मेरे पास है, बिजनेस मैं अभी भी कर रहा हूँ, अब मैं कोई दूसरा मार्क बनाऊंगा, बस सिंपल सा बात है, ठीक है। किसी भी गुड्स एंड सर्विस के रिलेटेड या किसी पार्ट के रिलेटेड। अब इसका एग्जांपल समझो, लेट्स सपोज मेरा ये मार्क मैं यूज़ करता हूँ, कहाँ पे यूज़ करता हूँ, या एक मैं पढ़ाई में यूज़ करता हूँ और दूसरे में शूज़ बनाने में यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये शूज़ वाला मार्क नाइकी को दे दिया और पढ़ाई वाला मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पार्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, सेक्शन 39 बोलता है क्या एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या वो असाइनमेंट और ट्रांसमिशन कर सकता है? द आंसर इज यस, कर सकता है। न्यू ऑनर के पास राइट होगा किसके अगेंस्ट? पासिंग ऑफ के अगेंस्ट, लेकिन इन्फ्रिगमेंट के अगेंस्ट राइट नहीं होगा। ये राइट तभी मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तुम, उससे पहले तुमको राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो पासिंग ऑफ का राइट न्यू ऑनर के पास है बिना रजिस्ट्रेशन के भी, तो ये अंडर टॉट मिलता है, टॉट के अंदर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे हम लोग टॉट भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए पासिंग ऑफ क्या है, इनफ्रिगमेंट क्या है। लास्ट जो दो टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो यही दोनों हैं। आराम से रहो, अभी बस समझ जाओ कि कॉपी करना ही पासिंग ऑफ इनफ्रिगमेंट दोनों, ठीक है। अभी आगे जब मैं डिटेल में समझाऊंगा खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेक्शन 40 क्या बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ट्रांसमिशन और असाइनमेंट में अगर बहुत सारे मल्टीपल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। मान लो मेरा जो है एकेजी का ट्रेडमार्क है और एक बुक्स के रिलेटेड है और एक पेन्स के रिलेटेड है। मैंने क्या किया, बुक वाला किसी और को दिया, पेन वाला किसी और को दिया, दोनों एक ही जगह बिजनेस कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि नहीं? ऑब्वियस बात है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो सेक्शन 40 बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो मैंने डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट चीज़ बेचा, मतलब इंडिया में मैंने बुक वाला राइट दे दिया और इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया में मैंने पेन वाला राइट दे दिया। तो क्या ये वैलिड होगा? हाँ ये वैलिड होगा, क्योंकि मार्केट अलग है भाई, दोनों का लेना देना नहीं है एक दूसरे में। फिर आ जाता है सेक्शन 42, वो क्या बोलता है, एक ट्रेडमार्क अगर असाइन हो रहा है बिना बिजनेस के,
यानी सिर्फ हम लोग गुडविल दे, बिना गुडविल के हम लोग असाइन कर रहे हैं, बिजनेस नहीं दे रहे, सिर्फ ट्रेडमार्क दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो वैलिड तभी होगा जब हम उसका एडवर्टीजमेंट ट्रेडमार्क जर्नल में करेंगे 6 महीने के अंदर। उसका सेक्शन 43 क्या बोलता है, जो सर्टिफिकेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया, जो कंपिटेंट अथॉरिटी से हम लोग सर्टिफाई करवाते हैं, तो जो सर्टिफिकेशन होगा ट्रेडमार्क का, उसका भी असाइनमेंट और ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, उसको भी हम दूसरे को दे सकते हैं, बट उसके लिए हमको रजिस्ट्रार का अप्रूवल का जरूरत होगा। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रार लिख लेना अगर मिस हो रहा है तो, ठीक है, रजिस्ट्रार का अप्रूवल का जरूरत होगा। अब आते हैं सेक्शन 44, यह क्या बोलता है, एसोसिएट ट्रेडमार्क को एक साथ ही ट्रांसफर करना होगा। एग्जांपल, लक्स एंड लक्स गोल्ड, ये दोनों एसोसिएट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता लक्स किसी एक को ट्रांसफर कर रहा हूँ, लक्स गोल्ड किसी दूसरे को ट्रांसफर करना, ना ना ना, ये दोनों एज ए पैकेज होल जाएंगे, होल ट्रांसफर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 45, ये क्या बोलता है, ये जो असाइनमेंट एंड ट्रांसफर है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, तभी ये वैलिड होता है। तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारे तुम्हें खाली रजिस्ट्रेशन ही पढ़ने हैं, वेल नोन ट्रेडमार्क का, सर्टिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका रजिस्ट्रेशन, यानी भाई भरे पड़े हैं रजिस्ट्रेशन, ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सेक्शन 46 बोलता है प्रपोज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क बाय कंपनी टू बी फॉर्म। कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बहुत छोटा मोटा सेक्शन है। क्या बोलता है कि अगर एक कंपनी फॉर्म हो रहा है अंडर कंपनीज एक्ट और उसको किसी एप्लीकेंट ने असाइन कर दिया ट्रेडमार्क, या वो जो है रजिस्टर्ड यूजर है, तो फिर रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क वो सेटिस्फाई होकर अलाउ कर देगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब दो इंपॉर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट, पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंगमेंट, होते क्या है, और मेन जो रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, इन्हीं से क्वेश्चन घूमता है। अब चलो पासिंग ऑफ क्या हुआ, पहले यहां मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इन्फ्रिंगमेंट वर्सेस पासिंग ऑफ। ठीक है, ये मान लो नाइकी का ये मार्क है, ये तो हम लोग को सबको पता है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, अब मैंने एक जूते की बिजनेस खोला, यहाँ क्या मस्त जूता बनाया मैंने एक जूते का बिजनेस खोला और उस जूते में इस नाइकी के मार्क को यूज करने लगा, या फिर इसके ब्रांड नेम को यूज करने लगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्रिंगमेंट। यानी अगर तुम किसी और के ट्रेडमार्क का यूज अपने बिजनेस के लिए करोगे बिना उससे पूछे, इसी को हम लोग इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो भैया पासिंग ऑफ क्या होता है, मान लो नाइकी एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, यानी नाइकी ने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, बट उसका मार्केट में गुडविल और रेपुटेशन है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया शूज का और मैंने ये यूज कर लिया, तो अब यहां पर केस सेम है, मैं कर क्या रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए दूसरे का मार्क यूज कर रहा हूं, बट यहां पर डिफरेंस पता है क्या चीज का है, इन्फ्रिंगमेंट में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज हो रहा है और पासिंग ऑफ में एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज हो रहा है, बस इतना ही डिफरेंट है पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंगमेंट में। इसको हम लोग पासिंग ऑफ बोलते हैं और ये टॉट के अंदर डील होता है। पासिंग ऑफ जो है वो टॉट का पार्ट है, इन्फ्रिंगमेंट जो है वो ट्रेडमार्क का पार्ट है। याद करो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था अगर कोई इन्फ्रिंगमेंट होता है तो उसका रिलीफ तुमको मिलता है, तो इन्फ्रिंगमेंट तभी होगा जब तुम्हारा मार्क रजिस्टर होगा, अगर तुम्हारा मार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो पासिंग ऑफ का केस बन जाएगा, सिंपल सा बात है। अनरजिस्टर्ड है तो टॉट का केस होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड होगा तो टॉट के अंदर जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, तो बात को समझो। ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है। अब तुम ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो तुमको एक्सक्लूसिव राइट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा ट्रेडमार्क कोई और छीन लेगा। सेक्शन 34 अभी मैंने पढ़ा है कि यूज से तुम्हारा ऑनरशिप आता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेंटिफ जो केस कर रहा है, यानी जिसका मार्क कॉपी किया गया है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि भाई मेरा रेपुटेशन है और मेरा मार्क का ये रेपुटेशन खराब कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, फ्लॉलेंट कर रहा है, डैमेज दे रहा है मेरे गुडविल को, उसको एक्चुअल लॉस कितना हुआ ये नहीं प्रूव करना है, बस ये सब प्रूव करना है। तो इसलिए तुमको जो है यहाँ पर पासिंग ऑफ में ये टॉट में डील होगा। अब इन्फ्रिंगमेंट में तुमको ये सब प्रूव करने का भी जरूरत नहीं है, इन्फ्रिंगमेंट सीधा तुमको प्रोटेक्शन दिया ही हुआ है ट्रेडमार्क एक्ट में, इसलिए तुमको एडवाइस किया जाता है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लो, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये पासिंग ऑफ का केस है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का केस है। इसमें जो है रजिस्ट्रार ने ये सारे फैक्टर्स देखे और उसके बाद इनको वेटेज देकर, डिफरेंट केस में डिफरेंट वेटेज दिया जाता है,
फिर डिसाइड किया कि ये पासिंग ऑफ है कि नहीं है। कौन कौन से? नेचर ऑफ मार्क, डिग्री ऑफ रिसेम्बलेंस, नेचर ऑफ गुड, सिमिलैरिटी एंड क्लास ऑफ परचेजर, ठीक है, और एनी अदर सर्कमस्टांसेस एज रेलेवेंट। ये था पूरा पासिंग ऑफ का केस। अब इसका मेन पर्पस देख लो। ये ट्रेडमार्क के ऑनर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कंज्यूमर को फॉल्स बिलीफ से बचाना चाहता है, फेयरनेस लाना चाहता है। तो दिस इज कॉल्ड पासिंग ऑफ। देख लो यहाँ पर, ये एक एक्ट है जो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है वंस ओन प्रोडक्ट। मैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे का प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे का दिखा रहा हूँ। जूता मैंने बनाया और यूज मैं मार्क किसका कर रहा हूँ? नाइकी का। लोग को लग रहा है कि ये नाइकी के जूते, बट है किसके? मेरे, एक्चुअली में मेरे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पासिंग ऑफ। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को पासिंग ऑफ के अगेंस्ट राइट मिलता है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को टॉट के अंदर हमें राइट मिलता है। टॉट एक सिंपल वाल होता है, कोई भी मैन इंटाइटल नहीं है रिप्रेजेंट करना हिज गुड्स एज द गुड्स ऑफ अनदर मैन। सिंपल सा बात है। लास्ट टॉपिक, इनफ्रिगमेंट, एंड तुम्हारा चैप्टर खत्म। देखो, इनफ्रिगमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ये क्या है समझो। सेक्शन 29 लगता है, ये सेक्शन भूल नहीं सकते, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाने हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ सबसेक्शंस दिए हुए हैं और बताया गया है कि ये सब भी इनफ्रिगमेंट है। क्या क्या है देखो। सेक्शन 29 का सबसेक्शन 1 बोलता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिगमेंट तब माना जाएगा जब एक पर्सन उस मार्क को यूज करता है और वो मार्क, देखो ऐसे नहीं, चलो ऐसे समझो, यहां से समझो। एक ऐसा पर्सन जो कोई मार्क यूज कर रहा है और वो मार्क या तो आइडेंटिकल है या सिमिलर है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, और वो मार्क जो है वो सेम गुड्स एंड सर्विस में यूज कर रहा है जिस गुड्स एंड सर्विस में ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे? इनफ्रिगमेंट बोलेंगे। क्या ये मैंने अभी एग्जांपल में समझाया? ठीक है। और ये पर्सन जो है वो ऑनर नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, और रजिस्टर्ड यूजर भी नहीं होना चाहिए, यानी इसके पास अथॉरिटी नहीं होना चाहिए यूज करने का, और ये बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लो, पूमा का मैंने पोमा बनाकर शूज में ही काम कर रहा है, तो ये तो सीधा दिख रहा है, ये सिमिलर है, मिलता जुलता है, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल सेम है। शूज बनाता है पूमा भी और ये भी पूमा भी, तो ये हो गया इन्फ्रिगमेंट। इसी तरह गूगल, सेम मैंने गूगल कॉपी कर लिया, ठीक है, तो ये सिमिलर है, आइडेंटिकल है, गुड्स एंड सर्विस भी बिल्कुल सेम है, तो ये भी इन्फ्रिगमेंट ही कहलाया जाएगा। सबसेक्शन 1 ये बोलता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एक पर्सन अगर मार्क का यूज कर लेता है बिजनेस में और वो पर्सन ऑथोराइज नहीं है, तो अगर वो मार्क जो यूज कर रहा है वो आइडेंटिकल है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, या फिर सिमिलर है गुड्स एंड सर्विस, या फिर सिमिलर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, या आइडेंटिकल या सिमिलर है गुड्स एंड सर्विस। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला सबसेक्शन में बोला जा रहा है सेम गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, यहाँ बोला जा रहा है गुड्स एंड सर्विस जो है वो सेम नहीं हो बट सिमिलर होने चाहिए, यानी मिलते जुलते होने चाहिए, ठीक है। बस यही अंतर है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। देखो यहाँ जैसे एग्जांपल कहाँ गया, पूमा शर्ट एंड शूज बनाता है, ठीक है। अब एक और पूमा नाम से मैंने कंपनी खोला और वो पैंट बनाने लगा, तो है तो भाई क्लॉथिंग के इंडस्ट्री में ना, ऊपर का वो बना रहा है, नीचे का मैं बना रहा हूँ, ये भी इन्फ्रिगमेंट होगा। उसके बाद मान लो कोई पोमा नाम से इंडस्ट्री खोला और वो शूज और शर्ट्स बना रहे हैं, तो वो भी इन्फ्रिगमेंट ही कहलाएगा। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुमने रियल लाइफ में देखा होगा, बिस्लेरी। भाई इसके वाटर बोतल में इतने ज़्यादा वर्जन है कि पूछो मत, बिल्सेरी, बिस्लेरी, क्या क्या नहीं है भाई। और अगर ये भी यूज़ हो रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी जो है इन्फ्रिगमेंट माना जाएगा ट्रेडमार्क का। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ट्रेडमार्क भी आइडेंटिकल है और गुड्स भी आइडेंटिकल है, यानी दोनों आइडेंटिकल है, यानी गूगल एकदम कॉपी, मैंने डिट्टो कॉपी कर लिया और सर्च इंजन का ही काम कर रहा हूँ, तो ये तो भाई पक्का ही इन्फ्रिगमेंट है, इसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा गला बैठ गया भाई ठीक है। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, कोई भी केसेस अंडर जो फॉल करेगा यहाँ पर, तो उसमें माना जाएगा कि कोर्ट मान के ये चलेगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, यानी कोई भी ट्रेडमार्क आइडेंटिकल है गुड्स एंड सर्विस के साथ और गुड्स एंड सर्विस भी आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियस सा बात है ये कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। मेन अब ये 2 सबसेक्शन है 4 और 5, अच्छे से समझना। एक ऐसा पर्सन जो कोई
जो ऑथराइज नहीं है और वो मार्क यूज कर रहा है ट्रेड में, और वो मार्क आइडेंटिकल है या सिमिलर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है, आइडेंटिकल है या सिमिलर है, बट गुड्स एंड सर्विस सिमिलर नहीं है, लेकिन उस ट्रेडमार्क का रेपुटेशन है इंडिया में और उस मार्क का यूज करने से इस इंसान को अनड्यू एडवांटेज होगा, तो भी ये ट्रेडमार्क जो है वो इन्फ्रिंगमेंट कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा, नाइकी शूज एंड क्लॉथिंग बनाता है और इसका रजिस्टर ट्रेडमार्क रजिस्टर है, और उसके साथ साथ ये थोड़ा फेमस भी है, रेपुटेशन है इसका। अब मैंने एक बिजनेस खोला और मैं पेन बना रहा हूँ और पेन में का नाम मैंने रख दिया नाइकी, यहाँ पे गुड्स तो डिसिमिलर है, गुड्स एंड सर्विस बिल्कुल अलग है नाइकी से, बट क्योंकि नाइकी का गुडविल है तो ये अनफेयर एडवांटेज मैं लेना चाह रहा हूँ, तो ये भी इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क कहलाया जाएगा। बेसिकली बोलो तुम कुछ भी कर लो, कॉपी नहीं करना है, अगर सिमिलर या आइडेंटिकल है तुम्हारा ट्रेडमार्क किसी और के मार्क से, तो भैया तुमको इन्फ्रिंगमेंट के केस में डाल दिया जाएगा। सबसेक्शन 5 क्या होता है, मान लो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज एक पर्सन करता है, ठीक है, अपने बिजनेस में, यानी बिजनेस का नाम रख देता है, यानी नाइकी का जो साइन है वो मैं साइन ना यूज करके मैं नाइकी का नाम ही एज अ बिजनेस खोल दूँ, यानी नाइकी इंडस्ट्री लिमिटेड, तो यहाँ पर ये भी मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बट ध्यान रखना वो बिजनेस जो है वो सेम गुड्स एंड सर्विस में होना चाहिए जिस गुड्स एंड सर्विस में ये ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है, इसी को हम लोग इन्फ्रिंगमेंट बोलते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एकेजी ने एक नाइकी नाम से बिजनेस खोला और बिजनेस क्या चीज का, शूज का, ये सेम बिजनेस जो नाइकी करता है, ठीक है, तो ये भी इन्फ्रिंगमेंट हो जाएगा सबसेक्शन 5। अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि मान लो तुमने नाइकी नाम से बिजनेस खोला और वो सेम गुड्स एंड सर्विस का नहीं है, मान लो किसी और चीज का है, कोचिंग का है, तो क्या तुम्हारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट नहीं कहलाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, पेप्सी नाम से मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, वो इन्फ्रिंगमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम गुड्स एंड सर्विस नहीं है, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बना रहा हूँ, बट सबसेक्शन 4 यहाँ पर आ जाता है और उसने बोला कि भाई तू डिसिमिलर गुड्स में भी अगर यूज करेगा और उसका रेपुटेशन होगा तो तेरे को इन्फ्रिंगमेंट माना जाएगा, तो यहाँ मैं फॉल कर जाऊंगा 29 सबसेक्शन 4 के अंदर। सिंपल सा बात है, मेन जो है ना पावरफुल 4 है, 4 सबको कवर कर लेता है, यानी तुम्हारा गुड्स डिसिमिलर भी है तब भी तुम गए, सिंपल सा बात है। फिर सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंगमेंट बोला जाएगा अगर उसका ये सारे अनऑथराइज यूज होंगे। क्या क्या होंगे? अगर मान लो उसको हम लोग एफिक्स कर रहे हैं अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट पे पैकेजिंग में, तो वो भी इन्फ्रिंगमेंट है। हम किसी को सेल कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं उस नाम का यूज करके, उस मार्क का यूज करके, ये भी इन्फ्रिंगमेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस मार्क का यूज करके, इन्फ्रिंगमेंट है। और बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं तो भी इन्फ्रिंगमेंट माना जाएगा। सबसेक्शन 7 बोलता है एक पर्सन जिसको ऑथराइज नहीं है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को लेबलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस पेपर कहीं भी यूज कर ले, इन्फ्रिंगमेंट है, ठीक है। उसके सबसेक्शन 8 बोलता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अगर हम लोग एडवर्टाइज करवा देते हैं और उससे अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं और वो जो है डैमेज देगा रेपुटेशन जो है ट्रेडमार्क का उसको, और अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ ट्रेडमार्क, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, बेसिक क्या बोलना चाह रहा है, तुम दूसरे का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते, बस बात यहीं पे खत्म है। इसी को उन्होंने बहुत घुमाया 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 घुमाया। अब मान लो मैंने कोई एडवर्टीजमेंट करवाया एकेजी इंस्टीट्यूट नाम से और उसमें मैंने गूगल का नाम ऐड कर दिया नीचे, तो भाई मैं अनफेयर एडवांटेज लेना चाहता हूँ, ये जो है डैमेज देगा गूगल को, ठीक है, एंड उसके रेपुटेशन के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियस सा बात है ये भी इन्फ्रिंगमेंट कहलाया जाएगा। एंड सबसेक्शन 9 लास्ट, एक पर्सन जो बोलकर या विजुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज करता है तो वो भी इन्फ्रिंगमेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि ये है गूगल का प्रोडक्ट, तो क्या इन्फ्रिंगमेंट है? बिल्कुल इन्फ्रिंगमेंट है, मैं यूज नहीं कर सकता। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब आंखों देखा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको हम लोग एक पीपीटी फॉर्म में बना सके, ठीक है। अब यहाँ पे एनालिसिस, आइडेंटिकल क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है पहले भी। अब लास्ट सेक्शन, सेक्शन 30, ये क्या बोलता है, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो इन्फ्रिंगमेंट नहीं है, यानी ये तुम कर सकते हो, इसको इन्फ्रिंगमेंट के कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। कौन कौन से एक्ट है? सबसे पहला, अगर तुम ट्रेडमार्क का यूज कर रहे हो ऑनेस्ट प्रैक्टिस के लिए और सिर्फ रेफर करने के लिए, कोई अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए नहीं, कोई रेपुटेशन खराब करने के लिए नहीं, तो तुम्हारा ये एक्ट को इन्फ्रिंगमेंट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो एक शॉप है, वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आईफोन के मोबाइल रिपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे आईफोन वर्ड हम स्पोकन वर्ड से यूज कर रहे हैं,
आईफोन एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो तुम बोलोगे भैया ये अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, ये तो इन्फ्रिंगमेंट है। बट लॉ मेकर बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऑनेस्ट है भाई, ये सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा है, तो ये इन्फ्रिंगमेंट नहीं कहलाया जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, एक ट्रेडमार्क का यूज हो रहा है और वो ट्रेडमार्क सिर्फ यूज इसलिए हो रहा है ताकि काइंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए। एग्जांपल, तुम गए सेलर के पास, सेलर ने बोला कि इस मोबाइल फोन पे सैमसंग के जो है स्क्रीन अच्छे से फिट होंगे, तो यहाँ पे उसने सैमसंग वर्ड यूज किया। सैमसंग एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लेकिन यहाँ पर ये इन्फ्रिंगमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बस काइंड क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है भाई, वो अपना सामान सिर्फ बेचना चाह रहा है बस। उसके अलावा अगर एक पर्सन को लाइसेंस मिला हुआ है या फिर उसको फ्रेंचाइजी मिला हुआ है, जैसे पिज्जा हट, डोमिनोज, उनको क्या मिलता है, फ्रेंचाइजीज मिलते हैं, तो अगर उनको ये सब कंसेंट दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है ये इन्फ्रिंगमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, पिज्जा हट का बहुत सारे आउटलेट्स दिख जाएंगे तुम्हें, लेकिन हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ दिए जाते हैं, अगर तुमने रिस्ट्रिक्शन तोड़ा तो इन्फ्रिंगमेंट कहलाया जाएगा। अब मान लो कोई एक पर्सन ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो भी इन्फ्रिंगमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, शॉप के बाहर तुमने बहुत सारे दुकान के बाहर देखा होगा, ये लिखा होता है यहाँ आईफोन के चार्जर मिलते हैं, तो इसने अपने एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर ये वर्ड यूज किया, उस हिसाब से तो ये इन्फ्रिंगमेंट हो जाना चाहिए। बट ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ भाई अपने पर्पस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके अलावा ये कोई फायदा नहीं उठाना चाह रहा। ठीक है, डी पॉइंट क्या बोलता है, एक ऑनर है, एक पर्सन अगर ट्रेडमार्क का यूज करता है और वो ऑनेस्टली यूज करता है सिर्फ एसेसरी टू अदर गुड्स एंड सर्विस। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक टाटा ने एक कार बनाया, नया कार, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है, टाटा ये कार है, इसमें ये फंक्शंस है, एंड उस टाटा कार में इनबिल्ट जो है सोनी के साउंड बॉक्स को इंस्टॉल किया गया है, तो एडवर्टीजमेंट में सोनी का साउंड बॉक्स भी दिखाया जाएगा कि देखो टाटा में साउंड जलाया तो ये साउंड चल रहा है, सोनी के बॉक्स है, वहां पे सोनी का ट्रेडमार्क होगा। तो ये क्या इन्फ्रिंगमेंट है? द आंसर इज नो, क्योंकि मेन कार क्या है, टाटा, मेन गुड्स एंड सर्विस क्या है, टाटा, ये तो बस एक एसेसरी है, और टाटा बस इसको ऑनेस्ट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपने कार के फैसिलिटी दिखाने के लिए, तो ये भी ट्रेडमार्क, ये भी इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क नहीं कहलाया जाता। एंड लास्ट जो है वो देखो, अगर एक इंसान ट्रेडमार्क का यूज कर रहा है सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के लिए, यानी बेसिकली ट्रेडिंग के लिए, जो रिटेलर्स वगैरह करते हैं, दुकान वाले, एप्पल का मोबाइल बेचना, आईफोन का मोबाइल बेचना, ये सब क्या हो गया, ये ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंगमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है भाई, वो तो सिर्फ बेच रहे हैं, वो क्या ही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटेलर अगर सैमसंग का मोबाइल बेच रहा है, बायर उनसे आके खरीद रहा है, तो ये इन्फ्रिंगमेंट नहीं हुआ। एक एक्सेप्शन है, अगर कोई लेजिमेट रीजन के कारण प्रोप्राइटर ये डीलिंग को रोकना चाहता है, रिटेलर वाला, कि तुम बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, तो फिर वो रोक सकता है, ये राइट है भाई, प्रोप्राइटर ऑनर है, वो कुछ भी कर सकता है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने इनको समझा दिया है, बस यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए ये मैंने लिस्ट बता दिया है। 45 कैटेगरीज रहते हैं, 41 में जो है वो एजुकेशन वाला है। उसके बाद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए PCS 10,000 तक के पैसे चार्ज करते हैं। प्रोप्राइटर जो है वो ऑनर होता है, तो वो अथॉरिटी दे सकता है किसी भी पर्सन को, वो रजिस्टर्ड यूजर बन जाएगा, और इसी को हम लोग लाइसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट। अभी मैंने समझाया कि असाइनमेंट कैसे होता है, उसका प्रोसेस देख लो। ऑनर और बायर सबसे पहले एक असाइनमेंट डीड बनाएगा रिटर्न में, उसके ये रजिस्ट्रार को फाइल करेगा, रजिस्ट्रार चेक करके उसको रजिस्टर कर देगा। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि रजिस्टर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लेना चाहिए, मतलब एडवाइस किया जाता है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें तब टॉट के अंदर नहीं, तब तुमको इस एक्ट के अंदर पावर मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ये नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा, आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। इसके मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और इसके साथ एक बेनामी ट्रांजैक्शन जो कल मैं करवाऊंगा, उसके भी राइटिंग प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंड बस पढ़ते रहो।